ठीक है, चालू करते हैं। तो हमारे परमेबिलिटी के कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं और लेक्चर नंबर 56 या लेक्चर नंबर 57 होगा ये। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स आप पहले अच्छे से पढ़ो, जो भी मैंने आपको पढ़ाया 6-7 लेक्चर्स में, जितना भी हम लोगों ने परमेबिलिटी को डिस्कस करा। और उसके बाद आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे परमेबिलिटी का, और परमेबिलिटी यूनिट के बाद मैं अपनी यूनिट लूंगा कंसोलिडेशन। ठीक है, तो अगर मैं परमेबिलिटी के बारे में बात करूं तो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन था किस लेवल के, ऑल जेईई एग्जाम्स, जितने भी जेईई और एई के एग्जाम्स हैं इंडिया में, मैं हर एक एग्जाम पे पर्टिकुलर पढ़ाने बिल्कुल लगता है इसका जो करा रहा हूं ये इंडिया के हर जेईई में काम आएगा और हर असिस्टेंट इंजीनियर में काम आएगा। स्पेशली कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका एग्जाम आ रहा है, इसका एग्जाम आ रहा है, अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ो सब चल जाएगा काम। ठीक है, अब अगर हम लोग बात डिस्कस करें तो परमेबिलिटी में हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स पढ़े और उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर, अभी पहले मैं नाम बाद में बताऊंगा कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट, द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ अ percolating fluid are reduced to 70% and 90% respectively, other things being constant, the change in the coefficient of permeability will be। क्वेश्चन से समझ में नहीं आया, एक वर्ड तो समझ में आ गया परमेबिलिटी। अभी आपको 6-7 लेक्चर दिए थे बड़े बड़े, कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ जी सर आया ना, क्यों नहीं आया? ठीक है, आपसे इसमें पूछा है अगर आप टेम्परेचर में चेंज कर देते हो, राइज कर देते हो, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो जो वाटर है सॉइल के अंदर उसकी विस्कोसिटी और यूनिट वेट, जो वाटर परकोलेट कर रहा है सॉइल के अंदर, उसकी जो विस्कोसिटी है और जो उसका यूनिट वेट है, ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर को चेंज हो गया है। कितना हो गया? रिड्यूस हो गया 0.70% पे 90%। दैट मींस हम ये मान चलते हैं कि जो विस्कोसिटी थी मेरे फ्लूइड की वो रिड्यूस होगी ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। कितनी हो गई? 70% हो गई, और जो यूनिट वेट है वो 90% पे हो गया, मतलब दोनों डिक्रीज हो चुके हैं। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सॉइल के जितने भी पैरामीटर्स है, जितने भी सॉइल के फैक्टर्स सब कांस्टेंट है, बस ये टेम्परेचर चेंज करने से दो चीजें चेंज हुई है। सॉइल के अंदर पानी है, फ्लो कर रहा है, परकोलेट कर रहा है, सब कुछ सेम है। टेम्परेचर बढ़ाने से दो चीजें चेंज हुई है, यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड द विस्कोसिटी। ठीक है, उसने ये पूछा है कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पहले क्या परमेबिलिटी रही होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले, तो हम उसको मान लेते हैं K1 बिफोर टेम्परेचर राइज। इसने आपसे चेंज पूछा, हम चेंज बता देंगे। इसने फिर आपसे आगे पूछा कि भाई जब आफ्टर राइज इन टेम्परेचर, इसने आपसे पूछा है परमेबिलिटी चेंज हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है, क्योंकि यूनिट वेट, क्या परमेबिलिटी यूनिट वेट और विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है? क्या परमेबिलिटी यूनिट वेट और विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल करती है। मैंने आपको क्वाज़मी-कार्मन इक्वेशन बताई थी, क्वाज़मी-कार्मन इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, अब याद करो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं फिर भी याद दिला देता हूं। क्वाज़मी-कार्मन जो कॉन्सेप्ट था हमारा, उसने आपको एक फॉर्मूला दिया था। पहली बात तो ये होता है क्या, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। हम लोगों ने परमेबिलिटी में पहले क्या पढ़े? लैब मेथड, कांस्टेंट हेड, वेरिएबल हेड, फिर हम फील्ड मेथड पर आए। किस पर है? पंपिंग आउट, पंपिंग इन। उसी के बाद फिर मैंने आपको तीसरा टॉपिक क्या बताया था? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि सॉइल की दूसरी प्रॉपर्टी से या फ्लूइड की दूसरी प्रॉपर्टी से विदाउट कंडक्टिंग एनी टेस्ट फॉर परमेबिलिटी हम परमेबिलिटी को डिटरमाइन कर लेते हैं, और उसमें हमने क्वाज़मी-कार्मन का फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आप क्वाज़मी-कार्मन का फॉर्मूले की बात करो तो इसने भाई ने क्या बोला कि दो ही चीजें चेंज हुई है, एक तो विस्कोसिटी और दूसरा यूनिट वेट। जब अगर मैं आपसे क्वाज़मी-कार्मन इक्वेशन याद करूं तो क्वाज़मी-कार्मन इक्वेशन परमेबिलिटी का फॉर्मूला देता है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है, और इनडायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं कि आपको परमेबिलिटी का टेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सॉइल की प्रॉपर्टी से, वाटर की प्रॉपर्टी से ही आप लोग इसको डिटरमाइन कर लोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वाज़मी-कार्मन इक्वेशन, permeability is proportional to unit weight of water and the coefficient of dynamic viscosity। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिया था, उसमें था फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, उसमें भी इस फॉर्मूले को यूज करके मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे। तो भैया ये दो ही चीजें तो चेंज हुई है, तो हम क्या करते हैं, अब ध्यान से देखना। K1 by K2, K1 क्या था? परमेबिलिटी ऑफ सॉइल बिफोर टेम्परेचर राइज, एंड K2 क्या है? आफ्टर परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, permeability
ऑफ सॉइल आफ्टर राइजिंग टेम्परेचर, सबसे पहली बात तो ये मुझे बताओ कि अगर यूनिट वेट चेंज होगा और डायनामिक कोएफिशिएंट और डायनामिक विस्कोसिटी चेंज होगी तो परमेबिलिटी चेंज होती है? हाँ जी 100% होगी, क्योंकि गॉस-डी-गार्मन इक्वेशन ने ये आपको बताया हुआ है कि जो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल होती है वो यूनिट वेट पर भी डिपेंड करती है और डायनामिक विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करती है। बताया था या नहीं बताया था? हाँ जी सर आपने तो बताया था। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और निकलता है, क्या परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर की यूनिट वेट पे डिपेंड करती है? हाँ जी करती है। विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है? हाँ जी करती है जी। वो मेरा भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने K1 बाय K2 का रेशियो निकाला, क्योंकि मुझे ये K2 चाहिए। अगर ये मुझे K2 चाहिए तो मेरे पास ओनली रेशियो ही कैसा होगा जो मैं डिटरमाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, K1 बाय K2 का रेशियो लिख लिया। अगर आपसे K1 बाय K2 के रेशियो की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 बाय μ1 इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर 2 बाय μ2। अभी 1 वाली प्रॉपर्टीज कौन सी है? टेम्परेचर राइज होने से पहले जिसने आपको K1 परमेबिलिटी दी थी, और 2 वाली टर्म्स कौन सी है? जब आपने टेम्परेचर राइज कर दिया तो परमेबिलिटी चेंज हो गई, क्योंकि परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड करती है यूनिट वेट पे एंड द विस्कोसिटी पे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अब ध्यान से देखना, K1 बाय K2 इज इक्वल्स टू, पहले वाटर कितना था? गामा वाटर था। अब ध्यान से देखना, बाद में क्या हो गया, यूनिट वेट रिड्यूस हो गया कितने पर? 70% पर। तो मैं लिख सकता हूं पॉइंट गामा वाटर 2 को मैं लिख सकता हूं 0.7 गामा वाटर, क्योंकि रिड्यूस हो गया ना, पहले 100% था 70% पे आ गया, ठीक है। अच्छा विस्कोसिटी 70%, हाँ ठीक है, सॉरी विस्कोसिटी रिड्यूस हुई है, सॉरी, ठीक है। गामा वाटर विस्कोसिटी हुई है 70% पे और यूनिट वेट हुआ है 90% पे, ठीक है। तो दैट मींस गामा वाटर 0.90 गामा वाटर, वैसे तो आंसर आ जाता पर फिर भी लिखना सही नहीं है, कट कटा के, ठीक है, इनटू μ2, विस्कोसिटी कितनी चेंज हुई? 70%, μ2 0.70 म्यू, नहीं आंसर गलत आता आपका, ऊपर नीचे टर्म से आंसर अच्छा हुआ हमने देख लिया, ठीक है। और ये म्यू तो भाई साहब आपकी म्यू है, इसे म्यू से म्यू कट गया, गामा वाटर से गामा कट गया, और फाइनली ध्यान से देखना भाई साहब, फाइनली आपके पास 0.70 डिवाइडेड बाय 0.90 which is equals to 0.77। सो अब देखना ध्यान से, K1 बाय K2 को मैं ऊपर लेके आ रहा हूं, इज इक्वल्स टू K2, और इनको सॉल्व करता हूं तो आ रहा है मेरे पास 0.778। अब ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखो एक चीज, तो आपके पास K1 और K2 का रिलेशनशिप आ चुका है। अब इसने आपसे पूछा क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं इसने आपसे पूछा क्या है, इसने आपसे चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पूछा है, इसने आपसे चेंज इन कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पूछा है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको K1 और K2 का तो द चेंज इन द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए आपको। दैट मींस चेंज की मैं बात करूंगा तो K1 माइनस K2, K1 को K1 रखो और K2 को क्या पुट करो, K1 अपॉन 0.778, इसको एक बार कर लेते हैं, या फिर K2 माइनस K1, एक सेकंड, सॉरी K2 माइनस K1 क्योंकि वो बढ़ जाएगी, ठीक है कर लेंगे वो, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.778, ठीक है। एक्चुअली ध्यान से देखो ये K2 माइनस K1 आ गया, क्यों? आपका ये दर्शा रहा है, अब ध्यान से देखना, हम K1 माइनस K2 करें या K2 माइनस K1, उसके लिए हम बता देते हैं आपको क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया फैक्टर है, ध्यान से देखना। अकॉर्डिंग टू गार्मन इक्वेशन परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। जब डायनामिक विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये मैंने आपको फैक्टर्स में बढ़ाया था कि K1, अब देखो यहां से हमने क्या डिसाइड करा कि K1 माइनस K2 करें या K2 माइनस K1 करें, ये कैसे डिसाइड करोगे आप? भाई आपने K1 फाइंड कर ली, K1 तो ऑलरेडी K1 हमने दी, हमने क्या करा K1 और K2 का रिलेशनशिप निकाल लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बस एक सिंपल सा तरीका बताओ कि K1 माइनस K2 करोगे, K2 माइनस K1 करोगे,
तो आप बोलोगे सर जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। मैं बोलूंगा कौन सा बड़ा है, K1 बड़ा है K2 बड़ा है, उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट में चल गया। पहले तो हमने तुक्के से करा, फिर हमने देखा नहीं आ रही तो माइनस में वैल्यू आ रही है, फिर मैं कॉन्सेप्ट पे आया। एज परमिबिलिटी अकॉर्डिंग टू कॉमन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, permeability is inversely proportional to coefficient of dynamic viscosity, और coefficient of dynamic viscosity is inversely proportional to temperature. As temperature increases, coefficient of dynamic viscosity decreases. As coefficient of dynamic viscosity decreases, permeability increases, क्योंकि दोनों जगह inversely proportional है, डायरेक्टली नहीं है। तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज हो गया, और जब डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज हुआ क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमिबिलिटी के, तो परमिबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मींस जो मेरी K2 आएगी ना वो लार्जर वैल्यू में मेरी आई बात समझ में भैया। रटा रटा चीजें नहीं कराता मैं, कॉन्सेप्ट से चलता हूं, ठीक है। तो अब आप क्या करना है, K2 में से नाउ फॉर द चेंज इन कोएफिशिएंट K2 माइनस K1 व्हिच इज इक्वल्स टू, ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 0.778 करेंगे तो 1.285 माइनस मतलब 1.285 K1 माइनस K1, तो K1 तो कॉमन आ जाएगा, तो 1.285 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 28.5%। 28.5% का चेंज आ रहा है भाई साहब, 28.5% का चेंज आ रहा है। ये देखो सॉरी ये आंसर 28.5%, ये रहा आपका आंसर भी, टिक कर लो इसको, करो लिखो पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखो A to Z। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा आपको एक चीज बता देता हूं क्वेश्चन में, बच्चों वाली चीज है वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक चीज का ध्यान रखना, आपको रिड्यूस टू और रिड्यूस्ड बाय में तो डिफरेंस पता है ना। रिड्यूस टू का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज 100% थी, वो रिड्यूस, जब रिड्यूस टू आता है, याद देखो मैं बच्चों की चीज देता हूं, तो रिड्यूस टू का मतलब क्या है कि 100% कन्वर्ट हो गई 70% में। वहीं पर अगर यहां पर रिड्यूस्ड बाय लिखा होता, अगर रिड्यूस्ड बाय लिखा होता तो आपको पता होगा, मैं फिर भी एक बार बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो रिड्यूस्ड बाय का मतलब क्या है, 100% में 70% का चेंज आ गया। जब 100%, देखो दो चीजें, रिड्यूस टू का मतलब है 100 से 70 हो गई, और 100 में 70 का चेंज मतलब क्या होता है 30%। तो इस चीज का तो ध्यान रखना, ऐसे तो बच्चों की चीज थी है, बताने की जरूरत नहीं है आपको, फिर भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the following data were obtained when a sample of medium sand was tested in a constant head permeameter। कांस्टेंट हेड परमीमीटर का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जैसे ही कांस्टेंट हेड परमीमीटर आ गया, आपको एकदम से ध्यान आ गया, कांस्टेंट हेड परमीमीटर, कांस्टेंट हेड परमीमीटर, सर ये तो परमेबिलिटी का सर लेबोरेटरी टेस्ट होता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। अब मैं बोलूंगा कि मैंने आपको लैब मेथड दोनों एक्सप्लेन करे थे। लेबोरेटरी मेथड, एक्चुअली लेबोरेटरी मेथड तो 3 है मेरे पास। कौन कौन से लैब मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन करे, एक मैंने आपको कांस्टेंट हेड करा है, एक मैंने आपको वेरिएबल हेड करा है, तीसरा कौन सा था सर, कैपिलैरिटी परमेबिलिटी टेस्ट। 3 लैब मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन करते हैं अपने लेक्चर्स में, कांस्टेंट हेड, वेरिएबल हेड एंड द कैपिलैरिटी परमेबिलिटी टेस्ट। 3 लैब मेथड थे। तो कांस्टेंट हेड किसके लिए यूज होता है, कौन से सॉइल के लिए यूज होता है, अरे सर सैंड और ग्रेवल के लिए, और वेरिएबल हेड सर फाइन सॉइल के लिए, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कांस्टेंट हेड किस सॉइल के लिए यूज होता है, और वेरिएबल हेड किस सॉइल के लिए यूज होता है, और कैपिलैरिटी परमेबिलिटी टेस्ट किसके लिए टेस्ट होता है, ये आपको सारी चीजें मैंने बता रखी है। आगे क्वेश्चंस भी आएंगे इनके ऊपर, अभी वो मुद्दा नहीं है। कुछ डेटा मिला इनको, इन्होंने कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करा परमीमीटर में। इन्होंने क्या बताया कि जो क्रॉस सॉइल का क्रॉस सेक्शन है ना वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो भाई को मिला है वो 10 है, डिस्चार्ज जो भाई को मिला है वो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, देन द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंड। अच्छा जी एक चीज याद रखना, मैं आपको 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान रखना। मैं आपको 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये ध्यान रखना। एक भी कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि स्टेज 2 में मैं कोई भी कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं लेता हूं, मैं ओनली डील करता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आपने गलत नहीं मत रखना सर, क्योंकि ऑप्शंस दिए हुए इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑलरेडी। अगर ये क्वेश्चन कैसे लिया गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ठीक है, ध्यान रखना। कन्वेंशनल नहीं है कि कन्वेंशनल के 4 ऑप्शन चिपका दिया आपने, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है,
क्वेश्चन इतना अच्छा है कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहली बात तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कांस्टेंट हेड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो कांस्टेंट हेड का सिंपल सा डिस्चार्ज का फॉर्मूला है के आई ए। मैंने आपको इसका थोड़ा बहुत डेरिवेशन करके बताया था कि जो यहां से परमिबिलिटी निकलता है वो निकलता है Q बाई आई ए। याद है आपको, मैंने आपको बताया था। और यहां पर हम आई को क्या कर देते हैं, हेड बाय लॉस करते हैं, एच बाय लॉस इन हेड अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल। मैं लिख भी देता हूं, आपने रटा हुआ भी होगा। तो Q आई को मैं क्या लिख सकता हूं, लॉस इन हेड इनटू एरिया, और L चल जाता है अपन ऊपर। तो ये परमिबिलिटी का फॉर्मूला आपका बन जाता है कांस्टेंट हेड के लिए। ठीक है जी, उसने आपसे सिंपल बोल दिया तो फॉर्मूला तो ये वाला वैलिड रहेगा, क्योंकि भाई ने पहले बोल दिया कांस्टेंट हेड है, तो भाई ने बोला तो बोलने का, तो भाई ने बोला तो सुनने का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास, क्या मेरे पास डिस्चार्ज है, हाँ जी डिस्चार्ज हैगा, डिस्चार्ज हैगा। ठीक है, क्या मेरे पास लेंथ ऑफ सैंपल है, नहीं जी लेंथ ऑफ सैंपल इसने भाई ने कहीं नहीं दी है। हमारे पास डिस्चार्ज है, क्या लेंथ ऑफ सैंपल है, नहीं है। क्या एरिया ऑफ सैंपल है, एरिया भी हैगा। लॉस इन हेड है, नहीं है। और क्या दिख रखा भाई ने, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट देके रखा हुआ है 10, ये रहा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो इसने आपको डिस्चार्ज देके रखा हुआ है, इसने आपको एरिया देके रखा हुआ है, इसने आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट देके रखा हुआ है। तो मुझे ये फॉर्मूला ना यूज करके यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ने बोल रहा कि भैया मैं तेरे को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डायरेक्ट दे रहा हूं। ठीक है, कर लेते हैं सिंपल सा फॉर्मूला। तो K इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज, पहले तो यूनिट देखो, डिस्चार्ज किसमें देके रखा हुआ है, क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट मींस सब कुछ इसने सेंटीमीटर में देके रखा हुआ है। 10, इसमें ना गलती क्या करोगे आप लोग, 10 अपॉन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना देके रखा है 10, और एरिया ऑफ सॉइल सैंपल कितना देके रखा भाई ने, एरिया देके रखा हुआ 100, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 10 से 10 गया, और ये आ गया आपका 0.01। अब आप गड़बड़ क्या करोगे, ध्यान से देखना। 0.01 आपको एकदम से यहां पर दिख जाएगा। आज ऑप्शन थोड़े टेढ़े वाले लिखे हैं, बी सी थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिन चल रहा है आजकल आपको पता ही है, फिर भी चलो क्वेश्चन अपन को मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ये भी मिल गया, ये भी अच्छा है। ठीक है, तो 0.01 आप क्या करोगे, हड़बड़ी में फटाफट, अरे ये रहा 0.01, धे नहीं करना है, धे नहीं करना है। क्यों, क्योंकि भैया यहां पर जो आंसर आया ना, डिस्चार्ज की यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर्स में थी, एरिया की यूनिट किस में थी, सेंटीमीटर्स में थी। तो ये जो परमिबिलिटी आएगी ना, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है भाई साहब। ये जो यहाँ पे परमिबिलिटी आई सेंटीमीटर पर सेकंड में। और भाई इस शाणे ने क्या कर रखा है, यहाँ पर जो आंसर देखा ना, मतलब इतना चंट है ना, मतलब हमसे ज्यादा चंट थोड़ी होगा यार, हमसे ज्यादा चंट थोड़ी होगा। तो इसने क्या कर रखा है, आंसर एकदम से आया और खटाखट आपने चेप दिया दें। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो परमिबिलिटी निकल के आई है सेंटीमीटर पर सेकंड में निकल के आई है, क्योंकि जितनी भी यूनिट्स दे रखी थी उसने पैरामीटर्स में सब सेंटीमीटर्स में देकर रखी हुई थी, और हमारा आंसर सेंटीमीटर। तो दैट मींस ये इसका आंसर नहीं है, धैर्य टिक करके नहीं आना है। ठीक है, अब क्या ऑप्शन है भाई, ऑप्शन तो ये है कि अब चेक करना पड़ेगा। तो दैट मींस अगर मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट करूं तो आपको इसको मीटर पर सेकंड के लिए, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड के लिए आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। दैट मींस 0.01 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड आंसर है आपका। और मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ मिस हुआ है, क्योंकि ना जब आप 10 की पावर है ना रेस्ट की पावर, एक सेकंड मुझे टाइम दोगे आप, इन्होंने 10 की पावर रेस्ट की पावर लिखा नहीं, एक सेकंड वेट करो, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेम ऑप्शन है, 10 की पावर कुछ होनी चाहिए यहाँ पर। एक सेकंड वेट करो, मैं चेक करता हूँ 10 की पावर कुछ लिखी है क्या उन्होंने। हाँ जी, ये मिस हो गया यहाँ पर, ये है 10 की पावर -4 और यहाँ पर है 10 की पावर -8, ये मिस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1 इंटू 10 की पावर -4। अब हमारा ये देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन में मिस हो गया 10 की पावर -4, डी ऑप्शन में 10 की पावर -8 मिस हो गया, रखा मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखो ये क्या है, 10 की पावर -2 है ना, तो 1 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकता हूं ना इसको।
मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स आपका ये आंसर है और हमारा सी आंसर है। लिख लो इसको पूरा पूरा। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चंस पे यूनिट पर खास करके ध्यान रखना है कि यूनिट तो आपने सही ली है ना, क्योंकि यूनिट लोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसको लिखो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। कर दे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, फॉलिंग हेड है या वेरिएबल हेड, फॉलिंग हेड और वेरिएबल हेड सेम होता है, इसका ध्यान रखना। वेरिएबल हेड, ठीक है। इन अ फॉलिंग हेड और वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, द इनिशियल हेड ड्रॉप्ड टू 0.35। सबसे पहले 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दे देता हूं वेरिएबल हेड का। आपको पता है ना वेरिएबल हेड कांस्टेंट, तो हम क्या करते हैं, अपनी कोर्स सॉइल की करते हैं, और जो फाइन सॉइल होती है उसकी हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल हेड या फॉलिंग हेड। जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्टैंड पाइप हमारे पास होता है, परमीमीटर में हमने स्टैंड पाइप में पानी भरा था, उसका हेड लिया था H1। फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे वो नीचे से जब पानी उसमें परकोलेट करेगा सॉइल सैंपल के अंदर, तो वो हेड रिड्यूस हो जाता है और वो हेड बन जाता है H2। और कितने टाइम में हुआ, ठीक है, ये था। बोलो सर, एक्चुअली क्या हुआ था कि हमने जो कांस्टेंट हेड था वो तो हमने कोर्स वर्क के लिए यूज कर लिया, बट फॉलिंग हेड में हम पहले पानी भरते हैं, उसका हेड लेते हैं बिल्कुल उसके एग्जिट तक, फिर पानी कुछ टाइम बाद नीचे परकोलेट करता है तो वो हेड रिड्यूस हो जाता है। कितने टाइम में हुआ, सबने मान लिया टी। तो इसने ये लिखा, जब आपने टेस्ट स्टार्ट करा तो जो इनिशियल हेड था, दैट मींस जो H1 था वो था आपका 1 मीटर, और कुछ समय बाद वो डिक्रीज हो गया कितने पर, 0.35 मीटर पर, ठीक है। फिर इसने बोला कि कितने टाइम में हुआ, 3 घंटे में, इन 3 आवर्स, 3 घंटे में। दैट मींस जो चेंज इन टाइम आपके पास आया है, कितना टाइम आया, 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे में 1 मीटर का हेड 3 मीटर पर आ गया, पानी सॉइल के अंदर, फाइन सॉइल के अंदर परकोलेट कर गया, ठीक है। द डायमीटर ऑफ स्टैंड पाइप जिसमें हम पानी को मेंटेन करते हैं, उस स्टैंड पाइप को इसने डायमीटर देकर रखी हुई है। जो डायमीटर है स्टैंड, अब जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसमें ने स्टैंड पाइप की डायमीटर को क्या माना था, 3। डायमीटर ऑफ स्टैंड पाइप कितना देकर रखा है, 5 mm, 5 mm, ठीक है। The soil sample या soil specimen was 200 mm long and 100 mm diameter। तो इसने आपको क्या करा, soil sample का इसने आपको लेंथ दे दी, soil sample की इसने आपको लेंथ दे दी और उसका आपको दे दिया डायमीटर, ठीक है। सर्कुलर सैंपल है, ठीक है। The coefficient of permeability, ठीक है। अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं, वेरिएबल हेड का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो आप बोलोगे सर वेरिएबल हेड का फॉर्मूला आपने बहुत सिंपल से बताया था, बट उससे पहले आपको एक चीज स्पेशली मैं बता देता हूं। उस फॉर्मूले में मैंने 2 ए यूज करे हुए हैं, उस फॉर्मूले में मैंने 2 ए यूज करे हुए हैं। एक होता है स्मॉल ए, जो कि एरिया ऑफ स्टैंड पाइप होता है, सॉरी एक सेकेंड, अच्छा इसने इसकी भी डायमीटर दी है, स्टैंड पाइप की भी इसने डायमीटर दी है, गुड, ठीक है। ये एरिया नहीं है यार, सॉरी 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 एक सेकंड, ये सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, एक्चुअली यूनिट पर भी ध्यान नहीं दिया, mm स्क्वायर देकर रखता तो ध्यान दिया था, ठीक है। इसने आपको एरिया नहीं डायमीटर ऑफ स्टैंड पाइप देकर रखी हुई है, डायमीटर ऑफ स्टैंड पाइप देकर रखी हुई है कितनी, जिसमें हम हेड मेंटेन करते हैं 5 mm, ठीक है। अब अगर मैं आपसे परमेबिलिटी की बात करूं तो वेरिएबल हेड या फॉलिंग हेड का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2.303 एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल log base 10 H1 by H2 अपॉन में क्या था आपका एरिया ऑफ सॉइल सैंपल डिफरेंस इन टाइम, मतलब T2 माइनस T1। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप क्या है, अगर हम एरिया की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, इसने आपको डायमीटर ऑफ स्टैंड पाइप देके रखी है, डायमीटर सॉइल सैंपल भी देके रखी है, डायमीटर ऑफ सॉइल सैंपल कितना देगा, कैसे डायमीटर आपको 100 mm,
अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगा देना है, बट आपको एक चीज स्पेशल ध्यान रखनी पड़ेगी, इसने कुछ चीजें तो आपको मीटर में दी हैं और कुछ चीजें इसने आपको एमएम में दी है। तो हम क्या करते हैं, हम मीटर में लेके चलते हैं, एट द एंड फाइनली जो हमारी परमेबिलिटी आएगी वो मीटर में आएगी। दूसरी बात, इसने जो आपने यहाँ पे टाइम देकर रखा हुआ है ना, देखो जनरली मैंने आपसे क्या बताया, परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड ले लो, क्या दिक्कत भाई, सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, सिंपल सी बात है। तो हम या तो परमेबिलिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में डिटरमाइन करेंगे या मीटर पर सेकंड में डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हमको इन सबको एक यूनिट में लेके आना पड़ेगा। तो हम लोग काम करते हैं मीटर में लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 2.303, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप क्या है, सर्कुलर होता है, तो पाई बाई 4। अब देखो एक चीज ध्यान से, ये डायमीटर कितनी है, 5 mm, डायमीटर ऑफ स्टैंड पाइप कितना है, 5 mm, तो 5 mm को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, दैट मींस 5 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। लेंथ अब ये मैंने मीटर में चेंज कर दिया भाई साहब, लेंथ कितने देकर रखी, लेंथ किससे देकर रखी थी, द सॉइल सैंपल वाज 200 mm लॉन्ग, लेंथ इसने कितने में देकर रखी है आपको, mm में, तो ये आ जाएगी 200 को 1000 से डिवाइड करो 0.2, लेंथ को मैंने मीटर में चेंज कर दिया 0.2। अब लॉग वाली टर्म, चलो एनीवेज, मल्टीप्लाई बाय लॉग x1 कितना था आपके पास, 1 मीटर, डिवाइडेड बाय 0.35 मीटर, h2 कितना हमारे पास 0.35 मीटर। अब अपॉन में नीचे वाली टर्म्स, एरिया ऑफ सैंपल पाई बाय 4, सैंपल की डायमीटर कितनी है आपके पास, 100 mm, सैंपल की डायमीटर कितनी है आपके पास, 100 mm इनटू 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब ध्यान से देखना भाई साहब, यहाँ पर टाइम घंटों में देके रखा है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, चेंजिंग टाइम 3 घंटे का टाइम है, बट हमको परमेबिलिटी मीटर पर सेकंड में डिटरमाइन करनी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एमएम वाली टर्म्स थी सबको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बट हमें टाइम यहाँ पर घंटों में लेकर रखा हुआ है, तो टाइम हमें सेकंड्स में लेके आना पड़ेगा, दैट मींस 3 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये रहा आपका आंसर। एक चीज तो मुझे पता लग चुकी है, इस पाई बाय 4 से ये पाई बाय 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली अभी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन की तो जगह, चलो एनीवेज करते हैं, मैं करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली टर्म को सॉल्व करता हूं, पहले log, एक सेकंड, 1 डिवाइडेड बाय 0.35 इज इक्वल टू 2.857, log ब्रैकेट में 2.857 which is equals to 0.4559, ठीक है, ठीक है, एक बार फिर करता हूँ, log 1 डिवाइडेड बाय 0.35 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.2, मल्टीप्लाई बाय 0.2, मल्टीप्लाई बाय 2.303, मल्टीप्लाई बाय 2.303 which is equals to, क्या आ रहा है आपका 2.210 इंटू, अब ये 5 का क्या हो गया, 5 का हो गया 25, और ये 10 की पावर -3 क्या हो गया, 10 की पावर -6, इसको ऐसे लिख देते हैं अभी, ये तो हम सॉल्व कर लेंगे। अब नीचे आ रहा है आपके पास 60 इंटू 60, अच्छा ठीक है, इंटू 3 इंटू 100, अरे वेरी गुड, एरिया ओ गड़बड़ कर दी, यहां पर 100 किसमें देकर रखा है, एमएम में, तो यहां पर भी आपका 100 का तो स्क्वायर क्या हो गया, 10 की पावर 4 इंटू 10, देखो मैंने सॉरी ऊपर वाले को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, बस इस वाले 100 को कन्वर्ट करना भूल गया, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 10 की पावर -6, समझ गया ना मेरी बात, और ये हो गया आपका 3600 मल्टीप्लाई बाय 3 which is equals to 10800, ठीक है ना, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया, और फाइनली जो आपके प्रोबेबिलिटी आ रही है, अब मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको, दैट मींस 0.210 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 10800 which is equals to 0.000486 जैसा कुछ आ रहा है, वेरी गुड, 0.000486
इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि नीचे वाला 10 का 4 ऊपर चल गया -4। अब इन्होंने 4.86 में लिखा है ना, तो 4.86 में 1 2 3 4, तो 4.86 देखो मैं आगे लेके आ रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10,000 से, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4.86 मैंने 4 मल्टीप्लाई करा इंटू 10 की पावर -8 मीटर पर सेकंड आंसर आपका है। अब देखते हैं ऑप्शन में गिवन है क्या। 4.86 तो मुझे मिल गया था, 4.86 इंटू 10 के रेस्ट की पावर इंटू 10 की पावर -8 मीटर पर सेकंड आपका आंसर है, जो कि 1 सेकंड। यार ये गड़बड़ क्यों होती है यार, यहाँ पर सेंटीमीटर में देकर रखा हुआ है मैंने तो सब कुछ। एक सेकंड ए ओ रे, क्या क्वेश्चन है यार, मजा आ गया। इन्होंने एक भी ऑप्शन मीटर पर सेकंड, अभी मेरा आंसर किस में आया था, मीटर पर सेकंड में। इन्होंने सारे ऑप्शन आंसर वगैरह बहुत क्लेवर है, टर्म्स दी मीटर और एमएम में, आंसर आया मीटर पर सेकंड में, फिर हमने सारा कन्वर्ट भी कर लिया। इसने सारे के सारे आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में, दैट मींस इस मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मीटर है ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर 10 की पावर -8 की जगह क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6, दैट मींस मेरा आंसर है 4.86 इंटू, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 4.86 इंटू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि आंसर मेरा ये रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपने चीज देखी, क्वेश्चंस एज सच टिपिकल नहीं है, बट आपको हल्की फुल्की दिमाग में बातें रखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन अच्छे हैं, इसको लिख लो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान आप रख लेना, वरना क्वेश्चन सॉल्व करने में आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पंपिंग टेस्ट was carried out। अगर हम पंपिंग टेस्ट की बात करें, तो पंपिंग टेस्ट किसके लिए करा जाता है, पहले बात तो पंपिंग टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, फोटोग्राफ्स भी दिखाया था मैंने आपको। पंपिंग टेस्ट कंडक्ट करा जाता है फील्ड पर, और पंपिंग टेस्ट जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल वैल्यू देता है इन कंपैरिजन टू लैबोरेटरी टेस्ट, क्योंकि लैब में जो हम सैंपल लेके आते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम ये मान चलते हैं कि परमेबिलिटी अगर आपको डिटरमाइन करनी है तो आप फील्ड पर जाकर करो बाय यूजिंग पंपिंग टेस्ट। पंपिंग टेस्ट भी दो टाइप के थे, एक था पंपिंग आउट जिसमें हम पानी बाहर निकालते हैं, और एक था पंपिंग इन जिसमें हम जमीन के अंदर पानी डालते हैं। दोनों टेस्ट मैंने आपको बताते हैं। पंपिंग इन भी, अब हम पंपिंग आउट टेस्ट की बात करते हैं। पंपिंग आउट टेस्ट भी लेबोरेटरी है, पंपिंग इन टेस्ट भी लेबोरेटरी है। पंपिंग आउट की बात करें तो पंपिंग आउट हम दो जगह परफॉर्म करते हैं, एक कन्फाइंड एक्वीफर्म में, दूसरा अनकन्फाइंड एक्वीफर्म में। अनकन्फाइंड एक्वीफर मैंने आपको बताया था, एक्वीटार्ड क्या होता है, एक्वीफ्यूज क्या होता है, एक्वीफर क्या होता है, सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब अगर हम पंपिंग आउट की बात करें तो पंपिंग आउट में भाई दो केस मैंने आपको बता दिए, एक कन्फाइंड एक्वीफर में, एक अनकन्फाइंड एक्वीफर में। वहीं पर अगर मैं पंपिंग इन टेस्ट की बात आपसे करूं तो पंपिंग इन टेस्ट कौन कौन से थे, मैंने दो टेस्ट आपको पंपिंग इन टेस्ट में बताए थे। एक बताया था मैंने आपको ओपन एंड टेस्ट, जिसमें जो हम बोरिंग लेके आते हैं उसका नीचे का जो एंड होता है वो ओपन होता है, और एक था पैकर्स टेस्ट जिसमें पैकर, देखो ओपन एंड पंपिंग इन की बात करूं तो ओपन एंड टेस्ट में नीचे पानी निकलता है बॉटम में से, और पंप जो पैकर्स टेस्ट है उसमें साइड में से निकलता है। तो ये तो कहानी हो गई फील्ड टेस्ट की। क्वेश्चन देखते हैं। अ पंपिंग टेस्ट वाज कैरिड आउट इन अ सॉइल बेड ऑफ थिकनेस 15 मीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंपिंग टेस्ट जनरली तब यूज होता है, पंपिंग इन टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जब आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करना होता है और आपको बहुत लार्ज एरिया की परमेबिलिटी को डिटरमाइन करना पड़ता है। छोटा एरिया होगा तो पंपिंग इन टेस्ट काम में आ जाएगा, बड़ा एरिया होगा तो पंपिंग आउट टेस्ट को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, A pumping test was carried out in a soil bed of thickness 15 मीटर। जो सॉइल की डेप्थ है, आपका जो सॉइल सैंपल है जिस पर आपने पंपिंग टेस्ट कराया वो 15 मीटर का है, वो 15 मीटर का सॉइल सैंपल है आपके पास जिस पर आपने पंपिंग टेस्ट करा हुआ है। The following measurement were recorded। Rate of pumping was, जब जो पानी आपने निकाला है उसका डिस्चार्ज कितना है, 10.6 इंटू 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। भाई क्या करते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट डिस्चार्ज को मेंटेन करते हैं ताकि आपको स्टेडी फ्लो मिल जाए। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है, जब ड्रॉ डाउन
क्या होता है भाई, एक तो हम लेते हैं मेन वेल, ये मेरे को बताना पड़ेगा, एक हमारा मेन वेल होता है, फिर हम करते हैं दो ऑब्जर्वेशन वेल लेते हैं, छोटे छोटे से हम दो ऑब्जर्वेशन वेल लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशन वेल होता है आपका पहला वाला r1 डिस्टेंस पे और पहला दूसरा वाला आपका r2 डिस्टेंस पे। मैंने दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल बना लिया। फिर हम क्या करते हैं, इसमें से पानी निकालते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर टेबल आपकी होती है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, इसको हम बोलते हैं ड्रॉ डाउन। तो वाटर टेबल क्या होती है, कुछ आपकी इस तरीके से रिड्यूस हो जाती है इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा जो हेड बसता है उसको हम मानते हैं h1, और यहाँ पर जो हमारा हेड बसता है इसको हम मान लेते, ये इसको मानते हैं h2, और ये आपका r2 डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, ये था आपका पंपिंग। ठीक है, अब कहानी ये आती है कि सर आगे पढ़ लेते पहले भी, इसने पानी निकाला और आपका 10.6 डिस्चार्ज इसने मेंटेन कर लिया, ड्रॉ डाउन आपको मिल गया, पानी का ग्राउंड लेवल आपको रिड्यूस हो गया। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल आप चाहो तो थोड़ी और ऊपर कर सकते हो। अब इसने क्या लिखा है, द ड्रॉ डाउन इन द ऑब्जर्वेशन वेल लोकेटेड एट 15 मीटर। पहला वाला जो वेल है वो आपको 15 मीटर पे है, पहला वाला जो वेल है R1 वो आपका 15 मीटर पर है, ऑब्जर्वेशन लोकेटेड एट 15 मीटर एंड 30 मीटर, और जो दूसरा वाला वेल है वो आपका 30 मीटर पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मींस पहला वाला वेल 15 मीटर पे, दूसरा वाला वेल आपका 30 मीटर पे। फ्रॉम द सेंटर ऑफ पंपिंग वेल, हम ये लेके चलते हैं, अब ध्यान से देखना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ पंपिंग वेल वर 1.6 मीटर एंड 1.4 मीटर रेस्पेक्टिवली। ये इन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। ठीक है, बता देता हूं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ पंपिंग वेल वेयर, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, where 1.6 मीटर एंड 1.4 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द इनिशियल ग्राउंड लेवल। ये क्वेश्चन मिस हुआ है, ड्रॉ डाउन। अच्छा ठीक है 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 ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन्होंने क्या लिखा है कि जो वेल आपका 15 मीटर पर है, ऑब्जर्वेशन में लोकेटेड, देखो इसने क्या करा, बहुत गंदी लैंग्वेज लिखी है, इसने आपको शुरुआत में बता दिया कि मैं ड्रॉ डाउन के बारे में बता रहा हूं, मेरे को लगा बाद में लिखेगा। भाई क्या हुआ, जो मेन वेल है आपका उसमें से जो आप डिस्चार्ज मेंटेन कर रहे हो, पानी को बाहर निकाल रहे हो, वो 10.6 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर पर सेकंड डिस्चार्ज मेंटेन्ड है। अब इसने लिखा है जो ये ऑब्जर्वेशन वेल है, एक वेल जो कि 15 मीटर पे सेंटर से और दूसरा वेल जो 30 मीटर पे, उनमें जो ड्रॉ डाउन है, उनमें जो ड्रॉ डाउन है वो 1.6 मीटर। दैट मींस ड्रॉ डाउन का मतलब क्या होता है, ऊपर की वाटर टेबल रिड्यूस हो गई, ऊपर की वाटर टेबल रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ड्रॉ डाउन, अब इसमें जो ड्रॉ डाउन है दैट मींस ये ऊपर से जो नीचे तक गया, ध्यान से देखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ऊपर से जो नीचे गया है ना, जो ड्रॉ डाउन हुआ है वो कितना है, देखो ड्रॉ डाउन इन द ऑब्जर्वेशन 1.6 मीटर एंड 1.4 मीटर। इस वाले में जो ड्रॉ डाउन हुआ है, पानी का जो वाटर जो हेड आपका रिड्यूस हुआ है, क्योंकि पानी निकल गया ऑब्जर्वेशन मेन वेल में चल गया, तो इसका हेड रिड्यूस हो जाएगा। इसका जो हेड रिड्यूस हुआ है वो 1.6 मीटर है, और इसका जो हेड ऊपर से रिड्यूस हुआ है, जो ड्रॉ डाउन हुआ है पानी का, वो 1.4 मीटर है फ्रॉम द इनिशियल ग्राउंड वाटर लेवल। अब देखने से फ्रॉम द जो भी ग्राउंड वाटर टेबल थी, ठीक है, द इनिशियल ग्राउंड वाटर टेबल वाज लोकेटेड एट 1.9 मीटर बिलो द ग्राउंड। अब भाई साहब शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस 15, देखो भाई रिक्वेस्ट है आपसे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, वरना ये आपका क्वेश्चन उड़ जाएगा। जो भी समझने की कोशिश करो ध्यान से देखना। भाई सबसे पहली बात, हम पंपिंग आउट टेस्ट दो चीजों पर परफॉर्म करते हैं, एक तो कन्फाइंड एक्वीफर्म है, दूसरा अनकन्फाइंड एक्वीफर्म है। कन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है, जब दो इम्परमीएबल लेयर के बीच में आपको ऐसा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मिलता है जिसमें वाटर स्टोर होता है, उसको हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर में हमेशा वो आपको दो इम्परमीएबल लेयर के बीच की डेप्थ देगा, क्योंकि कन्फाइंड एक्वीफर में, इस क्वेश्चन में इसने कहीं पर भी मेंशन नहीं करा कन्फाइंड एक्वीफर के बारे में। और अनकन्फाइंड एक्वीफर हमारा हमने पहले डिस्कस करा था। अब ध्यान से देखना, अगर ये क्वेश्चन कन्फाइंड एक्वीफर का होता तो जो आपकी दो इम्परमीएबल लेयर्स होती है ना, उनके बीच की वो डेप्थ देता। क्या इसने कहीं भी आपको डेप्थ दी है? नहीं। तो कहने का मतलब ये है, अगर पंपिंग, दूसरी बात, अब आप बोलोगे सर पंपिंग आउट टेस्ट है, पंपिंग इन टेस्ट है, तो भाई साहब पंपिंग आउट टेस्ट में हम पानी को बाहर निकालते हैं, तो
और तभी वाटर टेबल आपकी ये जो ऑब्जर्वेशन वेल है, ये वेल है, सारे पंपिंग आउट टेस्ट में होता है। पंपिंग इन टेस्ट में ऑब्जर्वेशन वेल नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि पंपिंग आउट टेस्ट है, पंपिंग इन तो नहीं है, क्योंकि पंपिंग में तो हम पानी अंदर डालते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पंपिंग आउट टेस्ट हो गया, कोई ड्रॉ डाउन हमारा पंपिंग आउट टेस्ट में होता है, ठीक है। अब सीधे कन्फाइंड एक्वीफर का या अनकन्फाइंड एक्वीफर का, तो जब भी वो आपको कन्फाइंड एक्वीफर का देगा ना, तो आपको डेप्थ बिटवीन इम्परमिएबल लेयर्स देगा, क्योंकि कन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है, जब दो इम्परमिएबल लेयर के बीच में हमारा सॉइल स्ट्रेटा होता है जिसमें पानी स्टोर होता है, उसको हम कन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं। वहीं पर अनकन्फाइंड एक्वीफर हमारा जो उसका टॉप सरफेस होता है वो एक्सपोज्ड होता है टू एयर और नीचे, तो ये अनकन्फाइंड एक्वीफर का केस है। और दूसरी बात, कन्फाइंड एक्वीफर को जब भी आपको क्वेश्चन, देखो कहने का मतलब ये है, हम ये पहचान के कि पंपिंग आउट टेस्ट है, कन्फाइंड एक्वीफर के केस में वो स्पेशली आपको लिख के देगा कन्फाइंड एक्वीफर, नहीं दे तो आप उसको अनकन्फाइंड कंसीडर कर लो, क्योंकि ना इसने डेप्थ देख रखी है तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये 15 मीटर में यहां से मिटा रहा हूं, उसका रीजन बता दूंगा क्यों। अब ध्यान से देखना, इसने क्या बोला कि जो ग्राउंड वाटर टेबल थी ना, मैं ग्राउंड वाटर टेबल बना लेता हूं ब्लू से, ये लो, ये मान लो ग्राउंड वाटर टेबल थी, ग्राउंड वाटर टेबल, ये रिड्यूस हो गया, ड्रॉ डाउन। R1 वाले में कितना हुआ भाई साहब, R1 वाले में हुआ 1.6 मीटर, जो ग्राउंड वाटर टेबल थी, यानी पेन में मजा नहीं आया, ये कैसा है, ये भी ऐसा ही मरगिल्ला सा, पीले नहीं, ग्लास बना, देखो ये आपकी पहले ग्राउंड वाटर टेबल थी, ग्राउंड वाटर टेबल थी। इसने बोला कि जब आपने पंपिंग आउट टेस्ट करा तो पानी आपका बाहर निकल गया, और जो ऑब्जर्वेशन वेल है, जो R1 डिस्टेंस में, R1 डिस्टेंस देखो, ड्रॉ डाउन से ऑब्जर्वेशन लोकेटेड है 15 मीटर, 15 मीटर मतलब R1, इसमें जो ड्रॉ डाउन हुआ ना वो 1.6 मीटर का है। तो ध्यान से देखना, ये जो वाटर टेबल पहले यहां पर थी, इसमें जो रिडक्शन हुआ है ना, ये 1.6 मीटर का हुआ है, और इस वाले में जो रिडक्शन हुआ है ना, क्योंकि जो दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल होता है ज्यादा डिस्टेंस पे, उसमें ड्रॉ डाउन कम होता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन वेल के मेन वेल के पास जो ऑब्जर्वेशन वेल है वहां से ज्यादा पानी, उस एक पोर्शन से ज्यादा पानी निकलेगा, जो दूर वाला उससे कम पानी आएगा। इसमें जो ड्रॉ डाउन है वो 1.4%, ये जो डेप्थ है ना, ये आपकी 1.4 है। अब कहानी देखो, मुझे हेड, अगर मैं आपसे सिंपल सी एक चीज पूछूं, मुझे आप एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दो कि अनकन्फाइंड एक्वीफर में क्या फॉर्मूला मैंने आपको परमेबिलिटी का बताया था, परमेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम पंपिंग आउट टेस्ट करते हैं, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, तो आप सिंपल सी चीज बोलोगे, सर सिंपल सा इसका फॉर्मूला है क्या, K इज इक्वल, अरे पहले मुझे बहुत पसंद कर रहा है, K इज इक्वल टू 2.303 Q log base 10 H2 by H1 अपॉन में बाय। अब देखो ध्यान से, बड़ी डिस्टेंस कौन सी है, अगर मैं आपसे पूछूं बड़ी डिस्टेंस कौन सी, ओ सॉरी R2 सॉरी R2 by R1, R2 by R1 अपॉन में पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, R2 by R1 अपॉन में बेस में H2 by H2 का स्क्वायर माइनस, ये आपका अनकन्फाइंड एक्वीफर का फॉर्मूला है। मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछता हूं, आप मुझे बताओ ये H2 क्या होता है, सर जो ऑब्जर्वेशन वेल में हेड बचा ना वो H2 होता है। अब ये मुझे H2 और H1 हाइट कहां से मिलेगी वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, The initial ground water table was located at 1.9 meter below the ground level. That means ground level हमारा, अब ध्यान से देखना, हमारी जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ग्राउंड लेवल से, जो हमारी वाटर टेबल है वो ग्राउंड लेवल से 1.9 मीटर के नीचे। दैट मींस अगर मैं बताऊं आपको तो ये रहा मेरा, कौन सा पेन लूं, ग्राउंड ले लूं, मेरा ग्राउंड और ऊपर है, मेरा जो ग्राउंड लेवल है वो और ऊपर है, और ग्राउंड लेवल से नीचे कितनी मीटर पे, 1.9 मीटर पे, 1.9 मीटर पे मेरा
वाटर टेबल है। आप बोलोगे इसमें बहुत टाइम लगा रहा हूँ, तभी तो बोलता हूँ 95% क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। टाइम लगाना पड़ता है, क्वेश्चन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक भी कन्वेंशन नहीं है भाई। मेरा जो H2 है, वो जो पानी बचता है ना, वो मेरा H2 है ऑब्जर्वेशन वेल में, H1 पहले वाले ऑब्जर्वेशन वेल में। देखो इस नाम से अब देखो जो आप पंप, ये जो आपका वेल है ना, ये जो आप टेस्ट कर रहे हो, ये देखो ध्यान से आप किस, अब देखो इसका शुरुआत में अ पंपिंग टेस्ट वाज कैरिड आउट इन अ सॉइल बेड ऑफ थिकनेस 15 मीटर। दैट मींस यहां से लेके यहां तक की जो आपकी डेप्थ है ना, ये 15 मीटर है। क्योंकि हम यहां देखो हमारा ऑब्जर्वेशन वेल यहां तक आएगा, परफेक्ट बात है। सॉरी मेन वेल यहां पर आएगा, ये मेन वेल हो गया हमारा, और ये हमारे पत्थर पर से ऑब्जर्वेशन वेल हो गई है, ये हमारे ऑब्जर्वेशन वेल हो गए, ठीक है जी। दैट मींस अब आप ये बताओ H2 कैसे निकालोगे। देखो ये यहां से लेके यहां तक कितना है 15, 15 में से अगर मैं 1.9 और 1.4 को माइनस कर दूं, देखो यहां से लेके यहां तक ये आपका 15 है। अगर 15 में से मैं 1.9 और 1.4 माइनस कर दूंगा तो मुझे H2 मिल जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल मिल जाएगा। तो H2 क्या आ रहा है आपके यहां से 15 माइनस, देखो ना H2 ये रहा 15 में से 1.9 माइनस करो, 1.4 माइनस करो, 1.4 माइनस करो तो 15 माइनस 1.9 माइनस 1.4, ये तो आपका H2 आ गया। अगर मैं आपसे H1 पूछूं, H1 क्या आ रहा है आपका 15 में से पहले तो 1.9 माइनस करो, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल आपके नीचे है, और उसका इसका ड्रॉप डाउन कितना था 1.6 माइनस 1.6। भैया आसान समझ रखा है क्या सॉल्व में इसको निकालो। H2 और H1 आ गया, बाकी सब कुछ दे के रखा हुआ है। तो H2 जो मेरे पास ये मिटा दूं, ये वाला ब्लू वाला, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए थोड़ी सी, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा H2 की बात करें तो 15 माइनस 1.9 माइनस 1.4 विच इज इक्वल टू 11.7, विच इज इक्वल टू 11.7। H2 मेरे पास आ रहा है 11.7 और H1 मेरे पास आ रहा है 15 माइनस 1.9 1.9 माइनस 1.6 विच इज इक्वल टू 11.5। 11.5 आप सिंपल सा आप पुट कर दो, सिंपल सा फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 डिस्चार्ज। देखो H2 हम मीटर में लेके चल रहे हैं, डिस्चार्ज भी देखो क्यूबिक मीटर में लेकर रखा हुआ है, तो सब कुछ हम मीटर में लेके चल रहे हैं। और ये शाना इतना है कि इसने फिर इस बार आंसर सेंटीमीटर में दिया है। आपको अगर ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं है। एक्चुअली सरकारी निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। जो तुम जो हैंडबुक पढ़ लेते हो ना थोड़ी बहुत, और 2 दिन जो पुरानी किताबें चलती थी भाई, गए जमाने, वो गए जमाने, आपको जमाने के साथ चलना पड़ेगा अपडेट होकर। वरना हम भी क्या है, हम भी वही बुक के करा देते क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता है। वो 2 दिन जो बुक पढ़ते हो ना आप, एक्स एम एक्स, गए जमाने कि आप बुक पढ़ोगे और क्वेश्चन और सरकारी। भैया देखो यार, सरकारी नौकरी कंपटीशन बड़ा तो है, या तो उसको स्वीकार कर लो और पढ़ लो अच्छे से, नहीं स्वीकार करोगे तो फिर आपकी चॉइस है। मैं तो बोलता हूँ पहली बार में जान जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 2.303 डिस्चार्ज इन्होंने क्यूबिक मीटर में देकर रखा हुआ है, और जो मेरा हेड है ये भी मैंने क्यूबिक मीटर, ये भी मैंने मीटर में कैलकुलेट कराया हुआ है, मीटर्स मीटर्स। तो ये क्या फर्क पड़ता है, तो क्यूबिक में रख रहा हूं मैं इंटू 10.6 इंटू 10 की पावर -3 लॉग R2 कितना है मेरे पास, R2 कितना है मेरे पास 30 मीटर, ये भी मैं मीटर में रख रहा हूं 30, और R1 कितना है मेरे पास 15। मतलब अभी R2 R1 क्या होता है, मेन वेल से जिससे हम पानी बाहर निकाल रहे हैं वहां से ऑब्जर्वेशन वेल की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अपॉन में ये ऊपर वाली वैल्यू रख दी मैंने, अपॉन में पाई H2 मेरा कितना है 11.7 का स्क्वायर माइनस 11.7 का स्क्वायर माइनस 11.5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन तो लंबी है, अब कर मैं इसको मिटा दूं, या फिर काम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को मिटा देता हूं ना, एक सेकंड कैलकुलेशन मैं कर लूंगा, है ना। ये तो हमने लिख लिया है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ अपनी 2.303। यार बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, चलो log 2 कितना होता है, log 2 इज टू 0.30, इधर ही कर देता हूँ। तो 0.3, अरे मैं इधर ही कर लूँगा, छोड़ो यार। log 2 0.30 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 10.6, 7.34 ऊपर वाली वैल्यू आ रही है 7.34 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में। ठीक है, ये क्रॉस चेक कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरी कैलकुलेशन बहुत ही वाहियात है, अब है तो है, उसमें क्या है। ठीक है, इसलिए मैं एक बार चेक करूंगा। इंटू 10.6 मल्टीप्लाई बाय 2.303 7.34 इंटू 10 की पावर -3, बिल्कुल परफेक्ट है। अपॉन में कर लेते हैं। अब 11 पॉइंट ब्रैकेट मारता हूँ, 11.7 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट मारता हूँ 11.5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4.64 आ रहा है मेरा। तो 4.64 मल्टीप्लाई बाय 3.14 विच इज इक्वल्स टू 14.56 14.56। ठीक है, तो देखिए एक बार 7.34 डिवाइडेड बाय 14.56 0.5041 आ गया आंसर हमारा। हमारी जो परमेबिलिटी आ रही है वो आ रही है 0.5041 इंटू 10 की पावर -3, और ये आंसर आपका मीटर पर सेकंड में है। ये आंसर आपका मीटर पर सेकंड में है। अगर मुझे इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मींस अब 100 में अगर इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, कहां लिखूं, ये तो मिटा नहीं सकता मैं, मतलब देख लो यार, सेंटीमीटर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 है ना, 5 की टर्म में लिखा हुआ है ना उन्होंने। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम लिख देते हैं 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, है ना। हमने क्या करा, 5 की टर्म में लिख दिया इसको मीटर पर सेकंड। अब सेंटीमीटर में 10 की पावर -2, ये रहा आपका आंसर पहला नंबर का। अब 100 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 5 की टर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, और आपका 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 100 10 की पावर -4 हो जाएगा। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगा बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब ध्यान से देखना, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं देखा तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हम इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। टू ऑब्जर्वेशन वेल्स, ऑब्जर्वेशन वेल्स है, टू ऑब्जर्वेशन वेल्स परमिटेड इनटू अ कन्फाइंड एक्वीफर, टू ऑब्जर्वेशन वेल penetrated into a confined aquifer and located 1.5 kilometer apart in the direction of flow, indicate head of 45 meter and 20 meter if the coefficient of permeability of aquifer is 30 meters per day and porosity is 0.25, the time of travel of inert pressure from one well to another। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहली बात हम एक चीज देख सकते हैं कि पंपिंग आउट टेस्ट का कुछ है ये, क्योंकि ऑब्जर्वेशन वेल जो हम पेनिट्रेट करते हैं और उसमें से पानी को पंप करते हैं, ये पंपिंग आउट टेस्ट में होता है। ठीक है, पंपिंग आउट टेस्ट में उसने दे रखा है कि आपके जो दो ऑब्जर्वेशन वेल है जो कि 1.5 किलोमीटर पर है, आपके जो दो ऑब्जर्वेशन वेल है वो 1.5 किलोमीटर पर है, 1.5 किलोमीटर अपार्ट। भाई अगर मान लो ये मेरा मेन वेल है, ध्यान से देखना, अगर ये मेरा मेन वेल है तो जो आपके ऑब्जर्वेशन वेल है, दो ऑब्जर्वेशन वेल भी होंगे आपके, ये ऑब्जर्वेशन वेल के बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों ऑब्जर्वेशन वेल के बीच की डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिकेट हेड ऑफ 45 मीटर एंड 20 मीटर। एक में जो हेड है वो 20 मीटर का है और अगले में जो हेड है वो 45 मीटर का है। अच्छा क्वेश्चन है, 6 स्टार क्वेश्चन। मेन वेल है,
उसके रीडिंग्स के लिए हमने 2 ऑब्जर्वेशन वेल को बोरिंग करा था। इन ऑब्जर्वेशन वेल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर, और जो हेड है एक पे 20 किलोमीटर है और अगले में 45 किलोमीटर 20 मीटर है और अगले में 45 मीटर है। ठीक है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ एक्विफर इज, इसने कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपको देख रखी हुई है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ एक्विफर इज 30 मीटर पर डे, जैसा कि मैंने आपको बताया जो परमेबिलिटी होता है हम mm पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड या मीटर पर डे में, जब मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन mm पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और मीटर पर डे। इन अलग-अलग यूनिट्स में हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसने जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दिया वो 30 मीटर पर डे दिया आपको, एंड पोरोसिटी 0.25। इसने आपसे पूछा है द टाइम ऑफ ट्रेवल, पानी यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लेगा। अगर मान लो पानी यहां से लेके यहां तक गया तो कितना टाइम लेगा। द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ एन इनवर्ट ट्रेसर फ्रॉम वन वेल टू अनदर, एक कुएं से दूसरे कुएं तक पानी आने में कितना टाइम लेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको मैं पूरा रिमूव कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि भैया अगर आपको कभी भी डिटरमाइन करना है डिस्टेंस या टाइम, तो आप सिंपल सा वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर लो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। का डिस्प्लेसमेंट तो देके रखा है, डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं यहां से आपसे पूछूं, एक सिंपल छोटा कर लेते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं टाइम, यहां से टाइम कितना आ रहा है आपका, तो आप बोलोगे सर यहां से टाइम निकल के आ रहा है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। अब एक चीज ध्यान से देखना, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, कब अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो पानी है एक कुएं से दूसरे कुएं तक पानी कितने दिन में जाएगा। देखो लिखा हुआ है ना द टाइम ऑफ ट्रेवल, जो टाइम ऑफ ट्रेवल है, देखो टाइम होता है वो आप सेकंड्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आवर्स में भी रिप्रेजेंट करते हो और डेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। टाइम को हम आवर्स, मिनट, डेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसने आपको टाइम ऑफ ट्रेवल एक कुएं से दूसरे कुएं में पानी कितने दिन में जाएगा, इसने आपसे टाइम पूछा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी, यहां पर आपको एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूं। हमने कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है वो पढ़ा है अकॉर्डिंग टू डार्सी। डार्सी बोलता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ सॉइल सैंपल। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी, तो आप बोलोगे सर ये वेलोसिटी आपने बताई थी डिस्चार्ज वेलोसिटी, दिस इज डिस्चार्ज वेलोसिटी। ये जो v यहां पर होती है ना, ये होती है डिस्चार्ज वेलोसिटी, और इसी डिस्चार्ज वेलोसिटी को यूज करके हम निकालते हैं डिस्चार्ज व्हिच इज इक्वल्स टू k into i into a। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, आपकी एक बात हमें सही लगी। इसी डिस्चार्ज जो डार्सी ने हमें रिलेशनशिप दिया था कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और जब हम प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं तो हमें डिस्चार्ज वेलोसिटी मिलती है, और इसी डिस्चार्ज वेलोसिटी को सॉल्व करके डिटरमाइन करके हम लोग डिस्चार्ज ऑफ सॉइल सैंपल निकालते हैं। अब आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये जो डिस्चार्ज होता है ना, ये टोटल एरिया ऑफ सॉइल सैंपल को कंसीडर करता है। बट जब पानी की बात आ रही है, अगर मैं टोटल एरिया ऑफ सॉइल सैंपल की आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे टोटल एरिया ऑफ सॉइल सैंपल की बात करूं, तो टोटल एरिया में तो सॉलिड ग्रेन्स भी है। सॉलिड ग्रेन से थोड़ी पानी जाएगा, सॉलिड ग्रेन से थोड़ी पानी जाता है, पानी तो हमेशा वॉइड से जाता है। और जो डार्सी भाई साहब हमारा ये जो वेलोसिटी यूज करते हैं, ये डिस्चार्ज वेलोसिटी होती है। डिस्चार्ज वेलोसिटी टोटल एरिया को कंसीडर करी जाती है, और हम जो डिस्चार्ज फाइंड करते हैं वो भी टोटल एरिया के लिए करते हैं। बट जब पानी ट्रेवल होता है वो होता है बिटवीन द वॉइड्स, पोर्स में से ट्रेवल होता है पानी। यहां पर इसने आपको जब टाइम पूछा है, तो अब मुझे एक ऐसी वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि इसने पानी की बात आपसे कर दी कि पानी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल कर रहा है, कितने दिन में करेगा आपको बताओ। अब पानी किस में ट्रेवल करता है, सॉलिड से तो करेगा नहीं, करेगा सॉलिड के बीच में जो वॉइड्स होते हैं। यहां पर ये जो वेलोसिटी होती है, दिस वेलोसिटी कंसीडर टोटल एरिया। तो इस वेलोसिटी को मैं इस जगह यूज नहीं कर सकता जब मेरे को मतलब ही वॉइड से है, और जब क्योंकि वॉइड की वेलोसिटी, अगर वॉइड से कोई चीज ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी टोटल एरिया की वेलोसिटी से जमीन आसमान का फर्क होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी इन वॉइड्स,
velocity by considering voids only, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी। voids by considering velocity by considering voids only, सीपेज वेलोसिटी। और सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसने आपसे टाइम ऑफ ट्रेवल पूछा, तो टाइम ऑफ ट्रेवल के लिए हम डिस्चार्ज वेलोसिटी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्चार्ज वेलोसिटी में टोटल एरिया ऑफ सॉइल कंसीडर होता है, जिसमें सॉलिड्स भी होते हैं। अगर मुझे एग्जैक्ट वेलोसिटी चाहिए तो मुझे पता है कि जो मेरा पानी ट्रेवल कर सकता है ना, वो ओनली वॉइड्स में से करेगा, और वॉइड्स में से अब हम एरिया में से सॉलिड्स को ना कंसीडर करके ओनली वॉइड्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो वॉइड्स की जो वॉइड से अगर कोई चीज ट्रैवल कर रही है उसकी वेलोसिटी को हम लोग कंसीडर करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी, व्हिच इज इक्वल्स टू v अपॉन n। और आपको एक चीज अच्छी तरीके से पता है कि पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी टोटल वॉल्यूम से बड़े नहीं हो सकते, इसलिए ये वैल्यू हमेशा कम रहती है 1 से या 100% से। दैट मींस कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू हमेशा 1 से 100 से कम रहती है, परसेंटेज में तो 100 से और ऐसे करो तो 1 से, इसलिए सीपेज वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज्यादा होती है, क्योंकि ये वैल्यू कभी बड़ी हो नहीं सकती, क्योंकि पोरोसिटी का वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सही बात है। अगर मान लो हम परसेंटेज सिंबल नहीं भी लगाते हैं तो ये वैल्यू 1 से लेस आएगी, और ये वैल्यू 1 से लेस है, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 से लेस है तो कभी भी, तो ऑब्वियसली अगर ये 1 से लेस है तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी आएगी। दैट मींस सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और निकलता है कि सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी की बात करें तो दोनों में से कौन सी वेलोसिटी बड़ी होगी, हमेशा सीपेज वेलोसिटी बड़ी होगी, बिकॉज़ सीपेज वेलोसिटी में ओनली वॉइड्स कंसीडर होते हैं, वहीं पर जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होती है उसमें आपका टोटल एरिया ऑफ सॉइल सैंपल यूज होता है, जिसमें सॉलिड्स भी होते हैं। ठीक है भाई। तो अब अगर मुझे ये टाइम ट्रेवल, अब मुझे टाइम कैलकुलेट करना है कि एक कुएं से लेकर दूसरे कुएं तक कितनी देर में पानी आ गया, तो मुझे ओनली डिस्चार्ज वेलोसिटी से मतलब नहीं होगा, मुझे सीपेज वेलोसिटी से मतलब होगा, व्हिच इज इक्वल्स टू v बाय n। अगर आप देख सकते हो तो उसके लिए सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिस्चार्ज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है k मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इसने आपको दे के रखी हुई है, ये देखो, कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्वीफर इज 30 मीटर पर डे, और हमें जो टाइम निकालना है वो भी डेज में निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस यूनिट को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो आंसर है वो भी डेज में है। तो दैट मींस हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिस्चार्ज वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, डिस्चार्ज वेलोसिटी के बाद हम सीपेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, और सीपेज वेलोसिटी के बाद हम इस जगह डिस्टेंस जो कि 1.5 किलोमीटर है उसको डिस्चार्ज वेलोसिटी से, मैं एक काम करता हूं, इसको हल्का सा यहां पर डिस्चार्ज वेलोसिटी लिख देता हूं, हम इसको डिस्चार्ज वेलोसिटी से डिवाइड, सॉरी सीपेज वेलोसिटी से, हम इसको सीपेज वेलोसिटी लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है भाई। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन सीपेज वेलोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी में देके रखा हुआ है 30 मीटर पर डे, मैं डायरेक्ट 30 ही पुट कर रहा हूं। क्यों 30 पुट कर रहा हूं, क्योंकि भाई साहब मेरा आंसर भी डेज में है, तो मुझे डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, या मिनट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेकंड्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं डेज ही छोड़ूंगा। तो मैंने प्रोबेबिलिटी की जो यूनिट छोड़ी है वो छोड़ी है 30 मीटर पर डे। अब अगर हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात करें, अगर हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात करें तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है लॉस इन हेड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और जो उनके बीच की डिस्टेंस है। अगर हम देखें तो हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन वेल है, इन दोनों ऑब्जर्वेशन वेल के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर देकर रखी हुई है, तो 1.5, क्योंकि देखो हमने जो कोएफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो मीटर पर डे में पुट करी है, तो हमें अब अगर मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात करूं तो वो होता है डेल एच अपॉन जो भी बीच की डिस्टेंस है दोनों। अब देखो लॉस इन हेड कितना है, एक में 45 मीटर है, एक में 20 मीटर है, तो चेंज कितना हो गया। दैट मींस अगर हम इन दोनों का लॉस देखेंगे, एक वेल में जो हेड है वो 45 मीटर है, दूसरे वेल में जो हेड है वो 20 मीटर है, दोनों में लॉस कितना हो गया, आप बोलोगे सर 45 माइनस 20 कितना हो गया सर, 25 मीटर। 25 मीटर का हेड लॉस हो गया, कितनी लेंथ पे हुआ है सर, 1.5 किलोमीटर में
1.5 किलोमीटर को आप कन्वर्ट करोगे मीटर्स में, क्योंकि आपने ऊपर वाला वैल्यू मीटर्स में रखा हुआ है, तो 1.5 इंटू 1000। यहां से आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो मीटर पर डे में ही आएगी। क्यों आएगी मीटर पर डे में? क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका यूनिटलेस होता है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, डेल एच, कोई भी हाइट मीटर में है अपॉन एल, एल भी मीटर में, तो ऊपर के मीटर से नीचे का मीटर कैंसिल होगा, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका यूनिटलेस होता है। तो जो भी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की आपकी यूनिट बचेगी वही आपकी वेलोसिटी की यूनिट बचती है, और जो कि मीटर पर डे है। अब इसे सॉल्व कर लो आप लोग। दैट मींस 30 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 1500 व्हिच इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर डे आपके पास सीपेज वेलोसिटी, में वीएस लिख देता हूं इसको, सॉरी ये तो डिस्चार्ज वेलोसिटी, सॉरी ये ओनली अभी आपकी डिस्चार्ज वेलोसिटी हुई है, अभी तो हमने सीपेज वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं करा। नाउ सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन पोरोसिटी देकर रखी थी इन्होंने, पोरोसिटी 0.25, पोरोसिटी कितनी है 0.25, तो क्या हो गया 0.5 डिवाइडेड 0.25, 2 आ जाएगा आपका, ठीक है, मीटर पर डे। तो फाइनली हमारे पास सीपेज वेलोसिटी आ चुकी है, और जब भी मैं टाइम की बात कर रहा हूं तो मुझे ओनली वॉइड से मतलब है, वॉइड से मतलब है तो मुझे सीपेज वेलोसिटी से मतलब होगा, तो सीपेज वेलोसिटी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। फाइनली आपके पास डिस्टेंस कितनी थी दोनों पॉइंट के बीच में, 1.5 किलोमीटर, तो दैट मींस अगर मैं आपसे टाइम की बात करूं तो टाइम है 1.5 किलोमीटर, दैट मींस 1500 मीटर डिवाइडेड बाय 2, 750 दे देता है, ठीक है, 2 मीटर, देखो ये 1500 मीटर हो गया, ये 2 मीटर पर डे हो गया, तो ये कट गया आपका 750 से, मीटर से मीटर कट गया, डे ऊपर आ गया, दैट मींस 750 डेज लगेंगे टाइम, अराउंड 2 साल। 2 साल लगेंगे पानी को एक कुएं से दूसरे कुएं तक ट्रैवल करने में। लिख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा समझ में नहीं आएगा अगर डायरेक्ट करोगे तो। और फिर बोल रहा हूं सॉइल मैकेनिक्स को मजाक मत समझो बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं अच्छे क्वेश्चन से तमीज के साथ पढ़ना वरना नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। अ वेल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, एक कुआं है 20 सेंटीमीटर का, penetrates a confined aquifer, confined aquifer आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन करवाया था जिसमें अनकन्फाइंड एक्वीफर था, इसमें कौन सा एक्वीफर है, कन्फाइंड एक्वीफर, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ पंपिंग एट अ रेट ऑफ, डिस्चार्ज देकर रखा हुआ है 2720 लीटर पर मिनट, द ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रॉ डाउन टेकन एट 10 meter and 100 meter distances from the center of well are found to be, the observation of draw down, ठीक है, the observation of draw down taken at 10 meter and 100 meter distances from the center of well are found to be, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, respectively the transmissivity of the aquifer। आप कर ही नहीं सकते उस क्वेश्चन को, अगर आपने क्वेश्चन, मैं आपको फिर एक चीज बता रहा हूं, देखो जी एक साफ साफ सी बात है, मैंने आपको पूरा परमेबिलिटी पढ़ा दिया, इस क्वेश्चन से, लेक्चर से पहले मैंने आपको सारा परमेबिलिटी पढ़ा दिया। मैं आपको क्यों बोलता हूं ये स्टेज 2 क्यों आपको फायदा देगा, मैं आपको कितना भी डिटेल पढ़ा लूं, अगर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूं, यही हमारा स्टेज 2 का पर्पस था कि आप कितना भी डिटेल पढ़ लो, उसके बाद भी अगर आपके गुरुजी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे तो एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी। मैंने आपको परमेबिलिटी की एक छोटी से छोटी चीज पढ़ाई, 6 से 7 लेक्चर लगे मुझे परमेबिलिटी पढ़ाने में पूरा, उसके बावजूद देखो अगर ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने डिटेल्ड पढ़ लिया तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कहां जरूरत पड़ जाती है, यहां जरूरत पड़ जाती है। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं ना आपको, आप उसमें से ओनली 30% क्वेश्चन कर पाओगे अगर इस जैसे क्वेश्चन आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करे तो। हमने जो अभी तक पढ़ा उसके बेस पे आप 30% क्वेश्चन या 40% क्वेश्चन कर लोगे, बट आप 100% क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर सरकारी में सिलेक्शन लेना है तो एक एक कॉन्सेप्ट को तरीके से पढ़ो और उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। मैंने आपसे क्या बोला, हमको लगता है कि स्टेज 2 में 10,000 क्वेश्चन पार कर जाएंगे, और इन 10,000 क्वेश्चन में से प्लस इन कॉन्सेप्ट्स में से ही आपका टेक्निकल का 100% या मिनिमम 95% पेपर बनेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कहीं और से पेपर आ जाए, अगर वो कहीं और से भी आ गया ना तो आप करोगे, उसको कोई नहीं करता, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आज तक किसी भी यूनिट के पूरे इंडिया में किसी ने नहीं कराया। पहले तो एक यूनिट को डिटेल पढ़ाया, उसका इतने हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस। अभी भी अगर हम अब शुरुआत से लेकर स्टेज 2 के सब्जेक्ट की बात करें तो मुझे लगता है हम 3,000 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके होंगे,
अभी तक हम कर चुके 3-3.5 क्वेश्चन कर चुके होंगे अभी तक। हमने सर्वेइंग में इतने करे, बीएमसी में इतने करे, ठीक है, इरिगेशन में इतने क्वेश्चन करे, आप सॉइल मोबिलिटी करे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आपको बोलता हूं पढ़ते रहो, सिलेक्शन आपके हाथों में, ठीक है। आगे बात चालू करते हैं। सबसे पहली बात, इस भाई ने पूछा ट्रांसमिसिविटी क्या होता है। ये ट्रांसमिसिविटी क्या होता है? ट्रांसमिसिविटी का मतलब है एक्वीफर की कैपेसिटी कि वो पानी को दे सकता है। ट्रांसमिसिविटी का मतलब क्या हो गया? एक्वीफर कैपेसिटी टू ट्रांसमिट वाटर। व्हाट इज ट्रांस म्यूजिक सुना आपने? ट्रांस म्यूजिक तो छोड़ो, शनिवार वाले दिन में ट्रांस सुनता हूं, ठीक है। ट्रांस मिसिविटी, कैपेसिटी ऑफ एक्वीफर, टू ट्रांसमिट वाटर, एक्वीफर की जो कैपेसिटी होती है वो वाटर को ट्रांसमिट कर देता है, वाटर को वो मतलब दे देता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो ट्रांसमिट कर देता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिसिविटी। और ट्रांसमिसिविटी का जो फॉर्मूला है वो है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ सॉइल सैंपल। ट्रांसमिसिविटी का जो मतलब है वो है कैपेसिटी ऑफ एक्वीफर टू ट्रांसमिट वाटर। इस टर्म को तुमने ट्रांसमिसिविटी बोल दिया। और ट्रांसमिसिविटी का जो फॉर्मूला है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय डी। तो इसने आपसे ट्रांसमिसिविटी ही पूछा है। ट्रांसमिसिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? K इंटू डी। अगर अब मैं आपसे पूछूं, सबसे पहली बात आप ये बताओ, कन्फाइंड एक्वीफर का कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम सिंपल ये सोचें कि कन्फाइंड एक्वीफर का कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है K is equals to 2.303 क्यूब log base 10 R2 by R1 अपॉन में 2 पाई d H2 माइनस H1। ये कन्फाइंड एक्वीफर का कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला है, जिसमें Q तो डिस्चार्ज है, R2 क्या है? जो मेन वेल से दूर वाला ऑब्जर्वेशन वेल है, R1 क्या है? जो मेन वेल से पास वाला ऑब्जर्वेशन वेल है। देखो, अगर मैं आपसे बताऊं, देखो, द ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रॉ डाउन टेकन एट 10 मीटर एंड 100 मीटर डिस्टेंस। तो जो R1 है आपका वो है 10 मीटर, और जो आपका R2 है, मतलब यार मैं सॉरी R छोटा वो यार लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो गए हो ना, ठीक है। जो आपका R1 है, मतलब मेन वेल से लेकर ऑब्जर्वेशन वेल की डिस्टेंस, वो है 10 मीटर, और R2 है आपका 100 मीटर्स। अब इसमें जो शानदार चीज देकर रखी हुई है ना, वो आपको पकड़नी पड़ेगी। इसने लिखा है द ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रॉ डाउन टेकन एट 10 मीटर एंड 100 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस वेल आर फाउंड टू मैंने आपको कल ही बताया था, रिड्यूस्ड टू एंड रिड्यूस्ड बाय में डिफरेंस होता है। अगर इसने ये क्वेश्चन लिखा होता कि रिड्यूस्ड बाय, तो जैसे क्या होता कि 10 मीटर की डेप्थ है, और रिड्यूस बाय लिखा होता तो रिड्यूस बाय 3, तो 10 माइनस 3 7 बचता। और इसने बोला कि ड्रॉ डाउन हुआ, पानी का वाटर टेबल जो है वो डाउन हुआ, उसका उसमें थोड़ा सा गिरावट आई, और गिरावट आने के बाद जो दोनों ऑब्जर्वेशन वेल है, एक में 3 मीटर है, यार 0.5 नहीं हो सकता। द वेल आर फाउंड टू बी 3 मीटर एंड 0.5 रिस्पेक्टिवली। 10, क्योंकि मुझे क्वेश्चन चेक करने दोगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जो पास वाला वेल है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रॉ डाउन टेकन एट 10 मीटर एंड 100 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेल आर फाउंड टू बी 3 मीटर। अभी 3 मीटर या तो 100 का होगा, क्योंकि जो दूर वाला वेल होता है उसमें ड्रॉ डाउन कम होता है। तो इससे मुझे क्रॉस चेक करना था, मुझे इसमें गड़बड़ लग रही रुको एक सेकंड, बिल्कुल गड़बड़ है, मैं आपको बोल रहा था ना। ये जो 3 मीटर है ना, ये जो 3 मीटर है, ये इस दूसरे नंबर वेल का इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ये 0.5 इनको पहले लिखना चाहिए था कि जो 10 मीटर पर वेल है ना, उस पे जो है, अब देखो इसे लिखा हुआ है 2 का मतलब है जो भी हेड रहा होगा, जो भी ग्राउंड वाटर टेबल रही होगी, वो फाइनली रिड्यूस होकर 3 मीटर पर आ गई है। दैट मींस इसने हमें डायरेक्ट हेड देकर रखा हुआ है
हमें अगर लिखा होता रिड्यूस्ड बाय, तो हमें जो भी ओवरऑल डेप्थ थी या ग्राउंड वाटर टेबल की डेप्थ थी उसमें से हमें ये माइनस करना पड़ता, बट इसने बोला कि डायरेक्ट रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस टू, ठीक है। तो दैट मींस ये हमारा डायरेक्ट हेड लेकर रखा हुआ है। दैट मींस अभी देखो जो मैंने 10 मीटर पे इन्होंने 3 मीटर लिखा हुआ है और 100 मीटर पे इन्होंने 0.5, ये वैल्यू रिप्लेस करो, यहां पर आएगी 0.5 और यहां पर आएगी 3। तो कहने का मतलब है जो 10 मीटर पर जो हमारा ऑब्जर्वेशन वेल है उसका जो हेड है फाइनली वो आपके पास 0.5 है, और जो हमारा दूसरा वाला वेल है, मैं ना इसको थोड़ा नीचे लिख दूं, यहां पर जो हमारा h1 है वो है 0.5 मीटर और हमारा जो h2 है वो है हमारे पास 3 मीटर, ठीक है जी। बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके सामने सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। इरेज कर दो थोड़ा सा यहाँ से, तो ये जगह मुझे चाहिए, ये जगह मुझे डिस्टर्ब होनी चाहिए। ठीक है, ये जगह हमें को डिस्टर्ब नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर हम आगे और डिस्कस करें तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें बस ध्यान रखना है कौन सी वैल्यू हम मीटर में रख रहे हैं, कौन सी सेंटीमीटर में रख रहे हैं, कौन सी मिनट्स में रख रहे हैं, कौन सी सेकंड्स में रख रहे हैं। तो इन वैल्यूज का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज देखते हैं, ध्यान से देखना। तो 2k 2.303 q log base 10 r2 by r1 ये लिखा हुआ था, वैल्यू पुट करना चालू करता हूं मैं। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, भाई ने, हमारे भाई साहब ने क्या हमसे कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी पूछा है? नो, ही आस्क्ड अबाउट ट्रांसमिसिबिलिटी, और ट्रांसमिसिबिलिटी का फार्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ सॉइल सैंपल। तो इस d को मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, दैट मींस k into d, क्योंकि k into d का समेशन ही ट्रांसमिसिबिलिटी होता है। k into d का समेशन मल्टीप्लिकेशन ट्रांसमिसिबिलिटी होता है। तो मैं इस d को ऊपर लेके आ रहा हूं, फाइनली लिख रहा हूं इसको t, d कर दिया मैंने गायब, 2.303। अब डिस्चार्ज देखो 2720 लीटर्स पर मिनट। अब आप एक चीज देखना, लीटर्स पर मिनट हमें क्या क्या वैल्यूज रखनी है, ठीक है। आपको एक चीज स्पेशली ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो डिस्चार्ज देके रखा है, देखो जी जो डिस्चार्ज देके रखा हुआ है वो देखा 2720 लीटर्स पर मिनट। देखो लीटर को अगर आपको क्यूबिक मीटर में, सॉरी ये क्या है, क्यूब, ये डिस्चार्ज है, एक सेकंड, ये आपका यहां पर डिस्चार्ज है, ये है आपका डिस्चार्ज। अब आपको चीज ध्यान रखनी है, लीटर को अगर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर दो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं इसको लिख देता हूं 2720 इंटू 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर पर मिनट। अभी भी भाई साहब आपको ध्यान रखना है कि आपने, अभी भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपने जो डिस्चार्ज रखा है वो क्यूबिक मीटर पर मिनट रखा है। तो आप इस चीज को भूलोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि बताऊं मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा कि अगर इस इक्वेशन में आप देखो तो एक ही ऐसी टर्म है जो टाइम की यूनिट बता रही है। जैसे मैंने सबसे पहले क्या करा, R2 by R1 देखा वो मीटर्स में, H2 by H1 देखा वो मीटर्स में। ओनली डिस्चार्ज किसी पैरामीटर है जो कि फाइनली यहां पर किसी एक टाइम की यूनिट को डिफाइन कर रहा है। क्यूबिक मीटर पर मिनट, मिनट क्या होता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और जब मैंने आंसर देखा तो मुझे हर जगह डे में आंसर दिखा, दैट मींस जो हमारा फाइनली आंसर आएगा, अभी मैं इसको क्यूबिक मीटर पर मिनट में रख रहा हूं, मेरा जो आंसर आएगा वो मिनट्स में आएगा। और इस शार्ट पत्ती में सारे के सारे आंसर डे में लेकर रखे हैं भाई साहब, एक भी क्वेश्चन लल्लू क्वेश्चन नहीं है ये, मेरे को योद्धा बनाना है आपको। और ये क्वेश्चन जेईई लेवल के हैं, ये मैं समझना चाहिए तो आईएएस गेट लेवल के, कुछ भी नहीं है। आईएएस गेट लेवल भूल जाओ, आईएएस गेट लेवल आजकल बहुत ही अलग आता है। आप में कुछ लोग सोचते होंगे कि सर जब हम इतना डिटेल पढ़ ही रहे हैं, जब हम सर इतना डिटेल पढ़ ही रहे हैं, आप बोलते हो जेईई लेवल पे इतना आ रहा है तो फिर तो हम आईईएस ही ले लेते हैं ना। बिल्कुल दे सकते हो, बट आईईएस के लिए आपका जो नॉन टेक पोर्शन होता है ना, मतलब जो टेक्निकल पोर्शन अलग पोर्शन होता है, उसको पढ़ने में हालत खराब हो जाती है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप आईईएस का जो टेक्निकल को छोड़ के दूसरा पोर्शन है आप जब पढ़ोगे तो कम से कम 8 महीने चाहिए आपको उसको ढंग से पढ़ने के लिए। जैसे एसएससी जेईई का नॉन टेक तो आप बहुत फटाफट पढ़ लेते हो, फिर भी वो ढंग से नहीं पढ़ पाते हो। तो आईईएस में इसका डिफरेंस यही है कि आईईएस का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो बहुत टिपिकल है, उसको पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतने में तो आप किसी 8-9 महीने लग जाएंगे अगर तरीके से उन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो। इसलिए आईईएस का भी मत सोचो, पहले अपना जेईई और एईई पकड़ लो, फिर अपना नौकरी करो, और नौकरी करने के बाद शाम को घर पर आओ,
सुबह जल्दी जगो और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और आईएएस बन जाना, ठीक है। तो T इज 2.2303, ध्यान रखना कि मेरा डिस्चार्ज है वो मैं क्यूबिक मीटर पर मिनट लग रहा हूं, दैट मींस मल्टीप्लाई बाय 2720 into 10 की पावर -3, क्योंकि मैंने इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर दिया, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर, ठीक है। log बेस 10, R2 कितना हमारे पास 100 बाई 10 अपॉन में, अभी d तो गायब हो चुका था क्योंकि k इंटू डी, तो d की वैल्यू तो मुझे रखनी नहीं है, 2 इंटू 3.14 लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय h2 कितना था 3 मीटर माइनस 0.5, अरे यार मेरा 5 बहुत बेकार मिलता है, 0.5 मीटर, ठीक है जी। तो आप देखोगे सब कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, है ना। फाइनली यहां पर हमारे पास जो डिस्चार्ज की मीटर है वो क्यूबिक मीटर में है, और देखो ये तो कोई यूनिटलेस बन जाएगा। फाइनली यहां से आपकी यूनिट बचेगी मीटर, तो ये क्यूबिक मीटर है, ऊपर क्या है क्यूबिक मीटर पर मिनट, और नीचे बचेगा ओनली मीटर, तो क्यूबिक मीटर का नीचे मीटर कैंसिल करके फाइनली यूनिट बना देगा मीटर स्क्वायर पर मिनट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये टर्म तो यूनिटलेस है, ये टर्म भी यूनिटलेस है, ये टर्म भी यूनिटलेस है, फाइनली इस टर्म की यूनिट बन रही है मीटर। तो जो डिस्चार्ज था वो क्यूबिक मीटर पर मिनट में था, तो नीचे वाला मीटर ऊपर वाले क्यूब को काट के मीटर स्क्वायर कर देगा, तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा ना मीटर स्क्वायर पर मिनट में आएगा। तो अब देख लेते हैं फटाफट ट्रांसमिटिविटी क्या आ रही है मेरे पास, और फाइनली फिर मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेज में। आसान क्वेश्चन हो तो बात, ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करते हैं, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, log 10 का आपका 1 हो ही जाएगा, ठीक है। इनको काटना कुटी करते हैं, तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2720, 2.303 2720, ठीक है, इज इक्वल्स टू इतना डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 2.5 which is equals to 398.99, है ना, इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर पर मिनट। मेरा यही आंसर आया। मेरे पास फिर इसको हम 399 लिख सकते हैं, 399 लिख लो, क्योंकि मैंने 3.14 लिया था ना, तो मैंने वैल्यू कम करी थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 398 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मेरे को मिल ही जाएगा, क्योंकि ऐसे बिल्कुल पॉइंट में आंसर नहीं दे देना इन्होंने, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे बात डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं कि ये सारे के सारे मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, 1 रुपए का भी मतलब 1% भी ये मत सोचना कि आप लोगों को मैं कन्वेंशनल क्वेश्चन करवा रहा हूं, 1% ही मत सोचना, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तभी ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चंस के, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर क्रॉस चेक करूंगा अपनी कैलकुलेशन, क्योंकि मैं बहुत गंदी कैलकुलेशन करता हूं। तो 2720 मल्टीप्लाई बाय 2.303, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 2, 398.9 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, इनटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर पर मिनट। अब आपको एक चीज पता है कि अब मुझे इस आंसर को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेज में। तो आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। मुझे मिनट को डेज में कन्वर्ट करना है, तो आप देख सकते हो यहां से 1 मिनट आपके सामने क्या आ रहा है, 1 डे अपॉन में 24 इंटू 60। तो आप क्या करो, ये जो नीचे मिनट है ना, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, दैट मींस 24/60 ऊपर चल जाएगा, क्योंकि जब आप मिनट तो डिनोमिनेटर में है, तो जब हम ये वैल्यू नीचे रखेंगे ना 24/60 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यार मैं इसको 4 से ही मान लेता हूं ना, कोई फर्क नहीं, चलो फिर भी 399 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू डिवाइडेड बाय, क्योंकि 10 की पावर -3 भी है, डिवाइडेड बाय 1000, मेरा आ रहा है 574.56। मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 570। भैया सॉल्व करा है, देख लो, तुक्के में नहीं है कहीं आप बोलो कि सर आप तो रटा रटा चीज हो। 574.56
मीटर स्क्वायर पर डे में मेरा आंसर आ चुका है। अब देखते हैं इससे मिलता जुलता क्या है। इससे मिलता जुलता है आपका ये वाला आंसर 576। लिख लो इस पूरा क्वेश्चन को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लगा हुआ है। A stratified soil sample has 3 layers। स्ट्रेटिफाइड सॉइल सैंपल देकर रखा हुआ है आपका, 3 लेयर है, 1 2 3। स्ट्रेटिफाइड सॉइल सैंपल है। हमने लास्ट में टॉपिक करा था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, है ना। A stratified soil sample deposit has 3 layers of thickness। पहली वाली जो थिकनेस है वो है आपकी 4 mm, मतलब जो H1 है हमारे पास वो है हमारे पास 4 mm। इन्होंने Z1 लिखा हुआ है, हमने H1 से पढ़ा था। Z2 है, H2 है हमारे पास 1 mm एंड Z3 हमारे पास 2 mm, ठीक है जी। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग परमिएबिलिटीज, इसकी K1 है भाई साहब जी आपकी 2, K2 है आपकी 1 एंड K3 आपकी 4 इन mm पर सेकंड। mm पर सेकंड में देकर रखी हुई है, ठीक है। ठीक है, ये भी mm में है, ये भी mm पर सेकंड में देकर रखा हुआ है, तो कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। द एवरेज परमिएबिलिटी परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। परपेंडिकुलर भैया बताओ, मैंने आपको 2 केसेस बताए थे। एक में डिस्चार्ज पैरेलल टू द स्ट्रेटिफाइड सॉइल लेयर होता था और एक में नॉर्मल होता था। और जब नॉर्मल होता है डिस्चार्ज तो हम जो एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी लेते हैं वो लेते हैं वर्टिकल एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, ठीक है। दैट मींस क्या है ये वर्टिकल, क्योंकि फ्लो यहां पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल का फॉर्मूला आ गया, परपेंडिकुलर फॉर्मूला पूरा डेरिवेशन भी बताया था मैंने, इसको किस तरीके से डिराइव होकर आता है ये, ठीक है। तो केवी क्या होगा वर्टिकल या एवरेज वर्टिकल कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, ठीक है जी, ऑफ परमिएबिलिटी। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या है इसका एवरेज वर्टिकल कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का सिंपल सा आपके पास 2 टर्म्स दे रखी है। एक आपको देखा रहेगा, देखो ये H3, और अगर एक टर्म आपके सामने लिखूं टोटल डेप्थ ऑफ सॉइल सैंपल, तो 4 + 5 6 7 mm क्या है आपकी टोटल डेप्थ ऑफ सॉइल सैंपल की, ठीक है। तो अगर वर्टिकल की बात करें हम, तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका क्या था, H kV = H H1/K1 plus H2/K2 plus H3/K3, जो कि पूरा डेरिवेशन हमने करा था इसका, ठीक है। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, इसका टिपिकल सा फॉर्मूला तो है नहीं। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, 4 + 1 5, 1 + 2 7, तो दैट मींस इज इक्वल्स टू 7। H1 कितना है 4 mm, K1 कितना है 2, तो 4 / 2 प्लस 4 / 2 बन गया आपका, प्लस H2 कितना है आपका 1, K2 भी 1, तो 1 / 1 प्लस H3 कितना आपके पास 2 डिवाइडेड बाय K3 कितना हमारे पास 4। तो जैसा कि मैं देख सकता हूं ये बन गया 7, 2 + 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 + 0.5, तो दैट मींस 7 डिवाइडेड बाय 3.5 व्हिच इज इक्वल्स टू 2। तो जो एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी आपके सामने आई है वो आई है 2 mm/s। आंसर दे रखा है, आंसर बिल्कुल देकर रखा हुआ है, लिखो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। ऐसा इजी क्वेश्चन है, इजी का मतलब थोड़ी कि आएगा नहीं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या देखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ परमिएबिलिटी टेस्ट on a soil sample, during a permeability test on a soil sample with falling head permeameter। falling head मतलब क्या है, variable head, ठीक है। during a permeability test on a soil sample with a variable head permeameter, equal time intervals are noted
from a drop of head from H1H2 and again from H2H3, then which one of the following relation would hold good? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। क्या बोला लड़के ने आपसे ये बोलने की कोशिश करी है कि वेरिएबल हेड टेस्ट है, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट है। उस वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले आपका हेड H1 होता है, फिर समय के साथ हेड आपका रिड्यूस होता जाता है। जो स्टैंड पाइप होता है, स्टैंड पाइप में हमने सबसे पहले हेड का ले लिया H1, H1 से H2 हेड रिड्यूस हुआ, H1 से H2 हेड रिड्यूस हो गया, ठीक है। उसके बाद H2 से H3 हेड रिड्यूस हुआ, मतलब पहले H1 था, फिर H2 गया, फिर H3 गया। इन्होंने बोला कि आपका H1 से H2 जितने टाइम में गया है, इन्होंने आपसे बोला H1 से H2 जितने टाइम में गया है, मतलब जो लोअर हुआ है उतने ही सेम टाइम में आपका H2 से H3 में हुआ, ठीक है। अब इसने बोला कि भाई अब बताओ क्या, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास यहां पर दो रिलेशनशिप है। एक बार जो आपका वेरिएबल हेड या फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, उसमें सबसे पहला हेड H1 था, फिर वो H1 से H2 पर रिड्यूस हुआ, फिर H2 से H3 में रिड्यूस हुआ, और दोनों जो रिडक्शन हुआ है मतलब हेड में, वो सेम टाइम पे हुआ है। तो मैं इतना बोल सकता हूं कि दोनों टेस्ट आप H1 से H2 और H2 से H3 दोनों सेम सॉइल सैंपल पर हुए हैं, सेम सॉइल सैंपल पर हुए हैं। और सेम सॉइल सैंपल की अगर मान लो इस केस में परमेबिलिटी है K1 और इस केस में परमेबिलिटी है K2, क्योंकि भाई सॉइल सैंपल तो सेम ही है, तो मैं बोल सकता हूं कि सेम सॉइल सैंपल की परमेबिलिटी इक्वल होती है। दैट मींस इस केस में अगर जो परमेबिलिटी K1 है तो वो इस केस की परमेबिलिटी K2 की इक्वल होगी, क्योंकि भैया सेम सॉइल सैंपल है, अलग अलग सॉइल सैंपल पे नहीं करा आपने। तो हम क्या यूज करेंगे, रिलेशनशिप K1 इज इक्वल टू K2। अब सिंपल सी बात है, बहुत इजी सा फॉर्मूला आपके पास, कांस्टेंट हेड का वेरिएबल हेड का 2.303 एरिया ऑफ स्टैंड पाइप लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल लॉग बेस 10। अब एक चीज ध्यान से देखो, पहला जो परमिबिलिटी है, मैं दोनों एक साथ देखो, पहले वाले केस में जो परमिबिलिटी लिखी है वो मैंने कितनी लिखी है आपकी H1 से H2 और दूसरे में H2 से H3। अब आपको एक चीज ध्यान से देखना, हमारा जो लॉग के साथ टर्म्स आती हैं, ऊपर जो टर्म आती है वो हमेशा जो बड़ा वाला हेड होता है। दैट मींस पहले वाले केस में, अब ध्यान से देखना, H1 बाय H2 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सॉइल सैंपल मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टाइम डेल टी। ये तो हो गई K1। अब भाई साहब ध्यान से देखना, K2 की बारे में बात करूं आपसे, तो 2.303 एरिया ऑफ स्टैंड पाइप लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल लॉग बेस 10। अगले वाले में H2 और H3 में से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली पहले H1 था, फिर रिड्यूस होकर H2 आया, फिर रिड्यूस होकर H3 गया, तो H2 और H3 में से बड़ा कौन है? आप बोलोगे सर H2 और H3 में से बड़ा वाला टर्म जो बड़ा हेड है वो H2 है, और इस ऊपर हमेशा हम बड़े वाले हेड को लिखते हैं, ध्यान रखना। दैट मींस यहां पर आ जाएगा H2 बाय H3, क्योंकि भाई साहब एरिया ऑफ सॉइल सैंपल भी सेम है और चेंज इन टाइम भी लड़के ने सेम बताया है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा डेल टी, यहां पर मैं लिख दूंगा डेल टी। तो आप जैसे कि बोल सकते हो सेम सॉइल सैंपल पे है, तो इस केस की परमिबिलिटी और इस केस की परमिबिलिटी आपकी इक्वल होगी। तो दैट मींस इन दोनों टर्म्स को जब मैं इक्वल कर देता हूं तो 2.30 ये सब कुछ कट जाएगा बचेगा फाइनली log s K1 is equals to K2। जब हम सब कर देंगे, थकान हो गई अब यार, तो आपका सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगी बस ये दो टर्म्स। तो फाइनली मैं बोल सकता हूं log बेस 10 H1 by H2 is equals to log बेस 10 H2 by H3, जिससे आप देख सकते हो log से log उड़ गया, और फाइनली हमारे पास जो टर्म्स बची वो बची H1 by H2 is equals to H2 by H3
यहां से आप देख सकते हो आपके पास आ रहा है h2 स्क्वायर इज इक्वल टू h1 मल्टीप्लाई बाय h3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं, देखो हमारे पास क्या है h2 स्क्वायर इज इक्वल टू h1 बाय h3, या मैं इसको लिख सकता हूं h2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h1 बाय h3। आप देख लो कौन सा आंसर देके रखा है आपको, ये रहा आंसर आपके पास, सी आंसर आपको देके रखा है, लिख लो। बहुत बार क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 2 क्वेश्चन और करेंगे, थक गया यार मैं ना, अब ताकत नहीं है, मैं बड़ा कमजोर सा हूं, मतलब समझ लो ना, इतनी ताकत नहीं है, ठीक है। In a 2-layer soil system, the top soil and the bottom soil are of same thickness. In a 2-layer soil system, 2-layer soil system, the top soil and bottom soil are of same thickness. Same thickness, H1, H2, ठीक है, same है, but the coefficient of permeability of top soil is twice. But coefficient of permeability of top soil is twice that of bottom coefficient of permeability. Equivalent horizontal coefficient of permeability system will be, ठीक है, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है, तो क्या है भाई h1 by h2 की बात करते हैं। तो इन्होंने बोला अगर हम इसकी टोटल डेप्थ h मानते हैं तो ये दोनों इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये भी 0.5h हो गया और ये भी 0.5h हो गया, तो दोनों इक्वल बताए। अगले बंदे ने बताइए द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ टॉप सॉइल, जो टॉप सॉइल है इज ट्वाइस, जस्ट डबल है, ऑफ दैट बॉटम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ बॉटम सॉइल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो अगर इसकी K2 है तो K1 जस्ट डबल है इसका। नाउ डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, दैट मींस नाउ डिटरमाइन द इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल। इन्होंने हॉरिजॉन्टल पूछी है, बहुत बच्चा क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, K1H1 प्लस K2H2 अपॉन में H1 प्लस H2। बच्चा क्वेश्चन है, K1H1 प्लस K2H2 अपॉन में H1 प्लस H2 व्हिच इज इक्वल्स टू K1 कितना देकर रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2K2 into 2K2 into H1 कितना 0.5H into 0.5H प्लस K2 कितना है, K2 है into 0.5H और अपॉन में आपका H1 प्लस 2.5 प्लस 0.5H। तो आप देख सकते हो ये बन जाएगा 1, क्योंकि 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5, दैट मींस 1.5 K2 into H अपॉन में H है, H से H कैंसिल हो गया और K2 इन्होंने आपको K दे के रखी हुई है, तो K2 को मैं K पुट कर रहा हूं 1.5 K आंसर है जी आपका। बच्चा क्वेश्चन आते हैं इसलिए करा रहा हूं, इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, in a pumping out test the drawdown is 5 meter, pumping out test है, the drawdown is 5 meter, if the coefficient of permeability of soil is 10 raised to the power minus 4 meter per second, the radius of influence will be out। जब मैं आपको लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको एक टर्म बताई थी, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। अभी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस याद है ना, या भूल गए? मेन वेल था, बता दूं फिर से, कौन सी बड़ी बात है, मेन वेल है, उसके पास में ऑब्जर्वेशन है, तो जहां से ग्राउंड वाटर टेबल अफेक्ट होती है और उसके बाद ग्राउंड वाटर टेबल सेम रहती है, तो इस सेंटर से लेके यहां तक जहां तक वाटर टेबल अफेक्ट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका फॉर्मूला है 3000 मल्टीप्लाई बाय d अंडर रूट k। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा आंसर रख दो, सिंपल है बिल्कुल। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 3000, ड्रॉ डाउन कितना है 5 अंडर रूट में 10 की रेस्ट टू द पावर माइनस 4, so that means 3000 into 5 into 10 की पावर माइनस 2। इससे ये दो उड़ गए, 150 आंसर, सिंपल सा है।
लिख लो इसको। तो अब यार बाद में करेंगे, मैं थक गया यार, शाम को करते हैं है ना, तो बाद में करेंगे, शाम को कर लेंगे एक लेक्चर, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।